बेटा टेस्ट की कॉपी बहुत अच्छे से देना चाहिए, समझ नहीं आता टेस्ट पे। ये भी नहीं लिखा कि आपने ऊपर टेस्ट पेपर भी नहीं लिखा, टेस्ट नंबर कौन सा ये भी नहीं लिखा, कितने नंबर का टेस्ट है ये भी नहीं है। ये तो पूरा फॉन्ट होता है, पता तो चले ना बेटा। मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं, मैंने जो क्वेश्चंस बताए थे वो क्लास के क्वेश्चंस थे, और जो टेस्ट पेपर था आपका वो पूरा बना के दिया था मैंने, पूरा फॉन्ट। हो गया मैम स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बताओ, इनको बताओ कि सर आप गंजे क्यों हो गए। सुबह सुबह आके तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, मजा लेना हमेशा। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा आप समझोगे तो अच्छा ही समझाएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो सब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। ये महान मूर्तियां कहाँ हैं? अच्छा भोजन करने गए हुए हैं, कोई नहीं। आप लोगों को ऑनलाइन कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे क्वेश्चंस दे दीजिए। कोई क्वेश्चंस है? नहीं नहीं सर सॉरी, क्वेश्चंस पूछ रहा था। करुणा जी कोई नहीं। अरे आप कुछ भी बोलो, यदि आपके बोलने से मैं कुछ बोलता हूं तो समझो फिर मैं हूं ही नहीं। फिर तो ये कि आपके उकसावे से मैं बोल जाऊंगा, मेरा जो खुद का अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे क्या नहीं वो मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आपने मेंस के क्वेश्चंस दिए थे वो कहाँ से लिखें? बेटा गूगल से देख के लिखो, यूट्यूब का सहारा लो, बुकों का सहारा लो, और बाकी जो भी क्वेश्चंस दिए थे मैंने पढ़ाए हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, समझ में भी आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कोई बुक बता दीजिए। बेटा गूगल से अच्छी कोई बुक नहीं होती, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना उसको गूगल पे सर्च करो, क्योंकि सभी बुकों में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, गूगल में कमी नहीं होती। कोई भी टॉपिक पढ़ना है जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, फॉर एग्जांपल आसियान क्या है तो गूगल पे सर्च करो व्हाट इज आसियान, तो आपको वहां मिल जाएगा। कोई क्वेश्चंस आसियान के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस ऑफ आसियान, सर्च करो तुरंत निकल के आएगा। कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को बता के चले भैया। इर्म कौन है भैया? ये लो आपकी कॉपी, क्या पे ना। सविता कौन है? सावित्री? ये कुछ आपने ठीक लिखा है, कुछ चीजें आपकी ठीक हैं, लेकिन आपने जो है ना, जैसे 1 जनवरी 1995 को हुआ, तो ये एग्जिट मत लिखो, इस पर क्या लिखो 90 के दशक में हुई। ये चीजें लिखोगे ना तो एग्जामिनर ज्यादा प्रभावित होता है। जूली पटेल कौन है? ये किसका? आपका है? अनुराग गुप्ता जी आए नहीं, बस मेरे पास यही कॉपी थी। खुशबू, खुशबू बेटा आपका ऑनलाइन है? खुशबू 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 बेटा कमेंट करो, मुझे पता चल जाएगा कि आप हो या नहीं। खुशबू, मैंने आपको बेटा इंग्लिश का ये गलती से बाय मिस्टेक मेरे पास आपकी कॉपी आ गई, पता नहीं किसने दी मुझे, कॉपी के बीच में कॉपी थी आपकी। तो डोमेस्टिक जो वायलेंस है आपने मतलब इस पे ऐसे लिखा है, आपका ऐसे में मतलब सारी चीजें आप लोगों ने सही नहीं लिखी, बट आपका लिखने का मेथड बहुत अच्छा था। खुशबू बेटा लिखने का मेथड आपका बहुत अच्छा था, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं जो वर्ड अच्छे होते हैं आपने उन लोग उनको वर्ड को हाईलाइट किया हुआ था, ये बहुत अच्छा मेथड है। इसी तरीके से आपको ऐसे लिखना है, और इसी तरीके से अदर क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। कोई क्वेश्चंस आपका? कोई क्वेश्चंस आप लोगों का? प्लीज कैरी मी क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चंस हो तो कैरी करो। कोई क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों का? चलो फिर आगे चलें। आप लोगों को इकोनॉमिक्स की बुक मिल गई होगी, इकोनॉमिक्स के नोट्स मिल गए ना? आप लोग ऑनलाइन में इकोनॉमिक्स के नोट्स मिल गए आप लोगों को? बस जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप उतना ही पढ़िए, मेरे पे भरोसा रखिए। आप लोगों को मिल गए होंगे। प्रिया गौतम जी नहीं मिले? इकोनॉमिक्स की पीडीएफ नहीं मिली? ओ माय गॉड,
ठीक है, आज आपको मिल जाएगी, वो तो लगभग 1 सप्ताह पहले तैयार हो गई थी। कोई नहीं, आपको आज मिल जाएगी, फिर आप उसी को पढ़िए, उस पे बहुत अच्छी आपको मतलब 2-3 दिन उसको नोट्स को बनाने में लगा है, करेक्शन करने में लगा, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का। फिर आपको कोई बुक्स नहीं खरीदनी है, सारे क्वेश्चंस मैं ये बताता चलूँगा आपको। आप लोग ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूँ हमारा जो टॉपिक्स है, सबसे पहले टॉपिक्स कौन सा था? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस टॉपिक्स के पीवाईक्यू आपने किए होंगे, मुझे भरोसा है, ठीक है? यदि पीवाईक्यू किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब लोग नौकरी पे जाएंगे तो मजदूर कौन बनेगा? आप सब लोग पढ़ोगे तो मजदूर कौन बनेगा? 2-4 मजदूर भी तो चाहिए। बेटा, आपने बोला डेट क्यों नहीं लिखते, और आपने इस पे टेस्ट नहीं लिखा, क्वेश्चंस नहीं लिखा, मार्क्स नहीं लिखा, क्या करें? हमें समझ नहीं आ रहा था कि तुमने किया क्या है। ये कौन सा टेस्ट पेपर है? कोई नहीं, आप लोगों को मिल जाएगा। आपके 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया कंप्लीट हो चुका है, और मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप मुझे एक बात बताओ, मुद्रा एवं बैंकिंग, जो ये मुद्रा टॉपिक था और बैंकिंग टॉपिक था, क्या इससे कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बच रहा हो, आपसे ना हुआ हो? कोई भी क्वेश्चंस? एनीबडी एल्स प्लीज क्वेश्चन टू मी रिलेटेड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, मुद्रा एंड बैंकिंग, ऑनलाइन और ऑफलाइन मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कैरी मी। कोई क्वेश्चंस? आगे बढ़े, कोई क्वेश्चंस है तो कैरी करो। कोई क्वेश्चंस? किसी भी बुक, आपके पास कोई भी बुक हो, आपके पास घटना चक्र की हो, लुसेंट की हो, रमेश सिंह की हो, कोई भी बुक हो आपके पास में इकोनॉमिक्स से संबंधित, आपके पास किसी भी बुक्स का कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे क्वेश्चंस दे दो, आंसर मैं दे दूंगा। ऑनलाइन में किसी का कोई क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस? मिश्रा जी बेटा, हंसने से काम नहीं चलेगा, ये जिंदगी रुला देती है हाँ ज्यादा हंसने वालों को। आज कोई क्वेश्चंस नहीं है, चलो तो फिर पढ़ाने पे स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान दो भैया, कोई क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों का? पक्का? मैं भरोसा ये मान के चलूं कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मुद्रा एवं बैंकिंग, ये तीनों टॉपिक आपके तैयार हैं? मैं मान के चलूं? फिर ध्यान रखना, जिस दिन चौथा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा या पांचवा कंप्लीट हो जाएगा, फिर टेस्ट पेपर आपका मैं लूंगा एक। वो टेस्ट पेपर शायद जो भी सबसे बड़ा होल होगा उसमें लूंगा, और दूरियां भी रहेंगी, और जिसमें आपके कम से कम, मैं बता रहा हूं, कम से कम 60% मार्क्स आने चाहिए। और फिर काटूंगा, बहुत ध्यान रखना, ये सच्चाई है। नंबर कम आने पे मैं शारीरिक दंड देता हूं, कोई मानसिक दंड नहीं है, कोई आर्थिक दंड नहीं है, ये सच्चाई। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेरी क्लास में है तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। दोस्त मैं बता रहा हूं, यदि नहीं पढ़ने का मन है तो मेरी क्लास छोड़ दिया करो, और पूरा पढ़ने का मन है तो मेरी क्लास में आया करो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस पूछूं तो क्वेश्चंस मुझसे पूछो। इतने बड़े महान आप भी नहीं हो कि आपका कोई क्वेश्चंस नहीं है। अभी मैं एक क्वेश्चंस पूछूं, आप लोग नहीं बता पाएंगे, इसका मतलब जानते हो कि आप क्वेश्चंस क्यों नहीं दे पा रहे? ऑनलाइन आप लोगों ने लिखा कि सर आज कोई क्वेश्चंस नहीं है। क्यों नहीं है बेटा आज क्वेश्चंस? आज इसलिए नहीं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। सर आपकी पढ़ाई ऐसी है कि क्लास में ही हो जाता है, बहुत अच्छा, लेकिन सारी चीजें नहीं होंगी, आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। आप लोग पढ़ के चलो प्लीज, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती है तो मैं आपके साथ हूँ। टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। अनुराग गुप्ता जी है? नहीं है? खुशबू बेटा, आप यदि सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा, वरना सुन लेना, ये 2 ही कॉपी मेरे पास में बची हुई है। तो आप लोग ध्यान दो, अब एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक हमारा बजट। आप लोग अपने रजिस्टर बंद कर दो, कॉपी पेन बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि यहाँ लिखने की क्लास बाद में चलेगी, पहले समझ लेते हैं। क्योंकि बजट आप हर चीज का बनाते हो, किसी की शादी में जाते हो तो भी आपको बजट बनाना पड़ता है, कितना पैसा बखेरना है, कितने का सूट लाना, कितने की साड़ी लानी, कितने का सैंडल लाना, और कितने का उसको गिफ्ट देना। बजट से ही चला जाता है, बिना बजट के कुछ नहीं होता। यदि आपका बजट गड़बड़ाया है, आपके पास बजट ठीक नहीं है, तो चेहरे पे उदासी छाई रहती है, और बजट ठीक ठाक रहे तो हमेशा खुशी रहती है। तुम बजट को लेकर चलेंगे। ऑनलाइन प्लीज आप लोग कमेंट करना बंद कर दीजिए, आप लोग समझो। सबसे पहले मैं बजट की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। जो ये बजट मैंने आपको एक शब्द दिया है,
आपको समझना यह है कि इस बजट शब्द की चर्चा जो भारतीय संविधान है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा है या नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन स्टार्टिंग्स में मैं बजट शब्द की बात कर रहा हूं। ये शब्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे दोस्त नहीं है। जो बजट शब्द है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये बात क्लियर होगी। और ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से किस की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है? नंबर 1 योजना आयोग, नंबर 2 संघ लोक सेवा आयोग, नंबर 3 राजभाषा आयोग, तो इस तरीके से नंबर 4 चुनाव आयोग। इस तरीके से करके वो आपको ऑप्शंस देगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है, या निम्नलिखित में से किस शब्द की चर्चा भारतीय संविधान में है, तो वो बहुत देता है। वो पूछेगा निम्नलिखित में से किस शब्द की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है, तो आपको ऑप्शंस में मिलेगा बजट, क्योंकि बजट नाम की चीज भारतीय संविधान में नहीं है। तो भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर किस शब्द का वर्णन है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में है। ये बात क्लियर होगी। तो जो बजट शब्द है इसको रिप्लेस कौन सा शब्द करता है? वार्षिक वित्तीय। ये बात क्लियर है बिल्कुल कि बजट शब्द की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। आगे बढ़े। अब मेरे दोस्त, मैंने काफी बार देखा है कि जब बजट से संबंधित एग्जामिनर क्वेश्चंस, बेटा मैंने इससे पहले क्या बोला? जस्ट इससे पहले शब्द क्या बोला मैंने इससे पहले? पूरी क्लास को पता बेटा, बजट के बारे में बता रहा हूं। जस्ट इससे पहले शब्द क्या बोला? क्यों नहीं पता? कमी है ना? कमी है ना आप में? बहुत गलत है। किताब मार्केट में बहुत हैं। यदि किताबों से पढ़ के ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता, किताबों से पढ़ के ज्ञान मिल जाता, तो गुरुओं की क्या जरूरत थी? फिर टीचर की क्या जरूरत थी? टीचर तुम्हारे सामने खड़ा, तुम किताब में देख रही हो, वो भी दूसरे की। कोई भी हो, कोई कुछ भी हो, मुझे तो यही है ना कि दूसरे के पास है तो दूसरे की है। गलत बात है आप लोगों की। मेरा यही है, मेरे को देख के नहीं पढ़ाना होता, जो मेरी निगाह आप पे नहीं रहेगी देखने में रहेगी। मेरे को अपने माइंड से पढ़ाना होता है। कुछ चीजें देखनी होती हैं वो सिर्फ इसलिए कि आपकी सीरीज बनी रहे, कोई चीज छूट ना जाए। आप लोग प्लीज अपना पूरा ध्यान यहां रखा करो, सबकी मैं बात कर रहा हूं, वरना फिर मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं आपको मारूंगा पक्का। जिस दिन मैं टेस्ट पेपर अपने अनुसार लूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एक टीचर में गुण क्या होते हैं। आपको पता चल जाएगा कि सिलेक्शन वैसे नहीं होता। क्लास में पढ़ा रहा हूं, तुम लोग दूसरे की कॉपी में देख रहे हो यार। हर टीचर एक सा नहीं होता। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तुम उनकी क्लास में बैठ के खाना खा रहे हो, उनकी क्लास में बैठ के पीछे बात कर रहे हो, उनकी क्लास में बैठ के आप मजे ले रहे हो, मोबाइल चला रहे हो। मेरी क्लास में ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप शर्म आनी चाहिए, आपको लज्जा आनी चाहिए। इतनी तुम्हारी उम्र है, इतनी मेरी है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप वहां खड़े हैं, अंतर है ना। और मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू, लगातार 2013 से पढ़ा रहा हूँ। और एक बच्चा मतलब दिल्ली पुलिस में है, और आप लोगों को मैं क्लास खत्म होने के बाद, सर आप जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आप मुझे बता देना सर, आप जहां पढ़ा रहे हैं वहां हिस्ट्री का कितना लेंगे, तो वो चार्ज में पे कर दूंगी सर, मुझे आपसे हिस्ट्री पढ़ना है। दिल्ली पुलिस में प्रेजेंट में पीसीएस की तैयारी कर रही है। और ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास में आए हुए हैं, सर प्लीज अपना नंबर दे दो, मैंने देखा परसों तरसों, प्लीज नंबर दे दो, क्योंकि एक क्लास यूट्यूब पे डली है। आप लोग जो पीएलए का कोचिंग है उसको देखना, जो यूट्यूब चैनल है। एक लड़का यूपी पुलिस में, उसने लिखा कि सर जब मैं आपके यहाँ गया था मेरी साइकिल चोरी हो गई थी, बट उसी वर्ष मेरी नौकरी लग गई थी। तो मुझे तब याद आया यार, हाँ एक बच्चा था 2015 वाले बैच में, 2015 में जब पढ़ा था तब उसकी साइकिल चोरी हुई थी। फिर क्लास का कंट्रीब्यूशन किया, कंट्रीब्यूशन करके उसको साइकिल दिलाई थी। 2012 से पढ़ा रहा हूं बेटा, तो वही मैं बता रहा हूं बेटा। 2015 में आप, बेटा बहस नहीं करना है, आप समझे मेरी, आप मेरी बात समझे। 2015 में कितने में थी आप? 2015 में क्या थी? बीए कर रही थी ना? 2015 में मैं भी बीए ही कर रहा था। ये फैक्ट है, दिखा सकता हूं।
आप लोग, मेरा मतलब ये है, आप, मेरा मतलब ये है बहन जी, आपसे विनती है हाथ जोड़ के, मैं, यदि मेरे शब्दों से तुम्हें कोई क्षति हो रही है तो मैं क्षमा चाहता हूं। और तुम्हें ये लगता है कि सर मुझे ना डांटे तो मेरी क्लास में बैठ के आप कुछ भी करो, मैं नहीं डांटने का। देखो, पढ़ना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप समझो इस बात को। वैसे सिलेक्शन नहीं होता, आंखें सूज जाती हैं पढ़ने वाले बच्चों की, हाथ लिखते लिखते हाथ में निशान हो जाते हैं। आप लोग 3 घंटे लगातार लिख नहीं पाएंगे, मैं रियलिटी बता रहा हूं, हाथ में निशान हो जाते हैं। बेटा आप इनको बातों को दिल पे मत लो, पढ़ो ठीक से। आपको लग रहा है बुरा, और मैं बोलूंगा भाई, जिसको बुरा लगेगा मैं ज्यादा बोलूंगा, या तो वो रुक ही जाएगा या भाग ही जाएगा, सीधी सी बात है। मेरी क्लास में है तो रुक ही जाएगा या भाग ही जाएगा, लेकिन मेरी क्लास में बैठ के वो इधर उधर नहीं देखेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं कि ये इंस्टीट्यूट मेरा है, और मैं अपना इंस्टीट्यूट समझ के पढ़ा रहा हूं, और ये पढ़ा रहा हूं कि जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं उनके एग्जाम में जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं उससे संबंधित क्वेश्चन आए, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी ना हो कि उससे संबंधित क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर चला जाए। कल को आके तुम ये ना बोल सको बेटा सर आपने तो ये पढ़ाया था, क्वेश्चंस ये इसमें से क्यों नहीं आया, बजट में ऐसा आया तो आपके पढ़ाए हुए में से क्यों नहीं आया। आके गिरवान पकड़ लेना बेटा मेरा, यदि मेरे पढ़ाए हुए में से ना आए। ध्यान दो, तो मैं बजट की बात कर रहा हूं, तो बजट जो शब्द है, बजट शब्द की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है, बल्कि बजट के स्थान पर किस शब्द का वर्णन है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये चीज क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। जो बजट है, इस शब्द की उत्पत्ति एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है बूजे। ये बात क्लियर हो गई। तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द किससे हुई है, ये चीज क्लियर है। आगे चलो, ये जो बजट है बेटा, इसका अर्थ क्या है, ये काफी बार मैंने एग्जाम में देखा है कि बजट का अर्थ पूछा गया है। जिसको कुछ नोट डाउन करना साथ के साथ करते चले, क्योंकि अब 5-7 मिनट चला गया ना इसमें, तो वो आप साथ के साथ करते चले। ऑनलाइन प्लीज आपको कुछ भी नोट डाउन करना है तो साथ के साथ आप लोग करते चले। तो बजट जो है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। तो बेटा हमको ये भी पता होना चाहिए कि बजट का अर्थ चमड़े का थैला है, तो बजट का अर्थ चमड़े का थैला ही क्यों है। आपने गांव में देखा होगा, कानून नगर होता है, पटवारी होते हैं, लेखपाल होते हैं, तो जब वो जाते हैं उनके पास में एक बैग सा होता है चमड़े का। तो सेम इसी प्रकार का बैग, तब ये पहली बार बजट पेश हुआ था तो ये चमड़े के थैले में पेश हुआ था। जब पूरे विश्व में पहली बार बजट पेश हुआ था तो वो चमड़े के थैले में पेश हुआ था। तो इसी कारण बजट का अर्थ हम लोगों ने क्या बना दिया, यानी चमड़े का थैला। ये चीज क्लियर हो गई। तो बजट का अर्थ क्या है, चमड़े का थैला। आगे बढ़ सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ बेसिक सी चीजें हम और ले लेते हैं। देखो मैं बात कर रहा हूं 1924, 1924 से पहले होता क्या था, जो बजट हमारा था, बजट में वो चाहे रेल बजट हो, प्लस आम बजट हो, या अन्य कोई भी बजट हो, है ना। 1924 से पहले आप लोग ध्यान दो, 1924 से पहले सारा बजट एक होता था, कोई स्पेशल आम बजट, रेल बजट, यानी इस तरीके के अलग अलग बजट नहीं थे। तो 1924 से पहले यानी क्या होता था, सभी बजट एक होता था। बट 1924 में यानी रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। तो आपके एग्जाम में आएगा कि रेल बजट को आम बजट में कब पृथक किया गया, 1924। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। बेटा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था तो उस दौरान भारत का वायसराय कौन था। फिर बेटा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जब रेल बजट से आम बजट से रेल बजट अलग हुआ था उस दौरान भारत का सचिव कौन था। तो क्या करोगे बेटा, किसकी माँ को माँ कहोगे वहां। फिर जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो ये पता चलता है कि पुताई सफेद कलर की है, पीले कलर की है, नजर नहीं आता, उड़ जाते हैं फ्यूज दिमाग के। तो इसीलिए आप लोग ध्यान पूर्वक सुना करो। मैं एक एक चीज आपको ऐसी कराऊंगा कि वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो रेल बजट, आम बजट, ये दोनों 1924 से पहले एक थे, और 1924 में रेल बजट जो है आम बजट से पृथक कर दिया गया। ये बात क्लियर हो गई। फिर ये पृथक कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2014 में यानी बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो वो 2016 में एक घोषणा करते हैं कि आम बजट और रेल बजट पुनः इनको विलय किया जाएगा। तो आम बजट और रेल बजट जो होता है ये दोबारा से एक कब हुए, मतलब घोषणा कब की गई 2016। बट बेटा ये कब अलग हुए, 2000 सॉरी एक कब हुए 2017। तो 2017 में पहली बार, 2017 में पहली बार यानी आम बजट और रेल बजट, आम बजट और रेल बजट ये दोनों क्या हुए, विलय हो गए, दोनों मर्ज हो गए। ये बात आपकी क्लियर हो गई। 2016 में बेटा घोषणा हुई और ये लिखा हुआ सन 2017 में 1 फरवरी 2017 को आम बजट और रेल बजट का पहला बजट था जो विलय होकर आया था। इस क्लियर है। आगे बढ़ूं तो मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहले क्या था कि 70 एक बार ध्यान दो 1733 यहां पर क्या हुआ था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ब्रिटिश पीएम प्लस वित्त मंत्री। तो ब्रिटिश पीएम प्लस वित्त मंत्री इन्होंने क्या किया था, एक लेखा जोखा, एक लेखा जोखा पेश किया था, किस में, एक चमड़े के थैले में। तो इन्होंने सबसे पहले बजट कब पेश किया था, ये डेट आपके क्लियर हो गई ना, 1733। 1733 में ब्रिटिश पीएम और ब्रिटिश वित्त मंत्री इन दोनों ने क्या किया था, यानी लेखा जोखा चमड़े के थैले में पेश किया था। इसलिए बजट का अर्थ क्या है, चमड़े का, ये बात क्लियर है। अब बेटा यहां बार बार क्वेश्चंस वो प्रधानमंत्री से तो पूछेगा नहीं, वो ये पूछेगा वहां ब्रिटिश वित्त मंत्री कौन था, तो वॉल पॉल, ये आपको पता होना चाहिए यहां पे कौन था, वॉल पाल। तो यहां पर जो ब्रिटिश वित्त मंत्री था उसका नाम था वॉलपाल। जब 1733 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ ब्रिटिश वित्त मंत्री वॉलपॉल ने प्रथम बजट पेश किया था, तो उस दौरान भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल इस तरीके से वो कुछ भी पूछ सकते। तो हमें अंडरस्टैंडिंग ऐसी करनी है किसी भी टॉपिक के बारे में कि वो कुछ भी पूछे वो बचे ना। ये क्लियर हो गया। जब पहली बार ब्रिटिश सरकार ने 1733 में बजट पेश किया था, उस दौरान ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, ये बात क्लियर हो गई आपकी। आगे चलें, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 1860 में पहली बार भारत में बजट पेश होता है। वायसराय गवर्नर जनरल बेटा हिस्ट्री का टॉपिक, जब वहां आएंगे ना कार्य आएंगे तो वहां एक सारी चीजें। तो ध्यान दो कि 1860 में जब पहली बार भारत में बजट पेश होता है, तो उस दौरान मैं बात कर रहा हूं कि भारत का वायसराय कौन रहता है, तो कैनिंग। तो भारत का वायसराय कौन था, कैनिंग। और जब मैं किसी भी वायसराय का नाम लूं तो उससे पहले आप लॉर्ड लगा देना, बात क्लियर होगी। क्योंकि जितने भी वायसराय भारत में बनकर आए, वायसराय, गवर्नर जनरल या फिर भारत के वायसराय या बंगाल के गवर्नर जनरल, जो भी ये ब्रिटिश अधिकारी भारत में बनकर आए, उन सभी से पहले लॉर्ड लगता था। क्यों लगता था, जब इतिहास चलेगा तो उसकी पूरी प्रक्रिया वहां आएगी। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में पहली बार बजट पेश किया गया। तो भारत में पहली बार बजट पेश कब हुआ, भारत में पहली बार बजट पेश किस वायसराय के शासनकाल में हुआ। अब क्वेश्चन ये आएगा कि लॉर्ड कैनिंग के समय पर वित्त मंत्री कौन था जिसने बजट को पेश किया, क्योंकि बजट पेश करने का अधिकार वित्त मंत्री को है, ना कि प्रधानमंत्री को, ना कि वायसराय को। तो यहां पे वित्त मंत्री कौन था, तो जेम्स विल्सन। तो 1860 में भारत का लॉर्ड कैनिंग, बहुत अच्छा। 1860 में जो भारत का फाइनेंस मिनिस्टर था, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, उसका नाम था जेम्स विल्सन। तो क्वेश्चंस देखो बेटा दोबारा से आओ, मैं यहाँ पे कितने क्वेश्चंस बने, ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है। तो बजट शब्द के स्थान पर भारतीय संविधान में किसका वर्णन है, और बजट शब्द नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किस अनुच्छेद में है,
और जो बजट है इसकी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? फ्रांसीसी भाषा के कौन से शब्द से हुई है? बजट शब्द का अर्थ क्या है? बजट यानी आम बजट से रेल बजट कब पृथक हुआ था? और आम बजट और रेल बजट पुनः विलय कब हो गए? इसकी घोषणा कब हुई? जब आम बजट और रेल बजट दोनों एक साथ हुए, उस दौरान हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो और पहली बार ब्रिटेन में बजट कब पेश किया गया था? उस दौरान ब्रिटिश वित्त मंत्री कौन था? भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था? उस दौरान वायसराय कौन था? भारत में जब लॉर्ड कैनिंग के समय पर बजट पेश किया गया था, उस दौरान ब्रिटिश वित्त मंत्री कौन था? ये चीज क्लियर है? हो गया आपका? आगे बढ़े, आगे चलो। अभी बेटा बजट के बारे में मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। जब अब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। ये चीज क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि जब अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946, आपको पता होगा कि 1946 में भारत की अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी। तो भारत सरकार की जो अंतरिम गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार, क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि अंतरिम सरकार का बजट पेश करने वाला कौन था? तो लियाकत अली, लियाकत अली। ये चीज क्लियर हो गई? अभी आपका लगभग 15-20 मिनट और प्री की अप्रोच चल रही है, उसके बाद मेंस की अप्रोच आएगी। तो अंतरिम सरकार का बजट पेश करने वाला कौन था? तो अंतरिम सरकार का मतलब क्या है? यानी भारत को आजाद होने से पहले, भारत आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन उससे एक वर्ष पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको, उससे एक वर्ष पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें क्या कहा था कि आप लोग अपनी अंतरिम सरकार बना लो। वो किस लिए कहा था? ताकि हम लोग अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। ये चीज क्लियर है? तो ध्यान दो। तो अंतरिम सरकार की मैं बात कर रहा हूं, तो अंतरिम सरकार का बजट पेश करने वाला कौन था? ये वही लियाकत अली है जो कहां का मैं बात कर रहा हूं? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाला कौन है? तो यहां से दो क्वेश्चंस क्लियर है ना? तो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार का बजट किसने पेश किया? ये चीज क्लियर होगी। और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? अंतरिम सरकार का गठन किसके बावजूद हुआ, या अंतरिम सरकार का गठन किसके कहने के अनुसार हुआ? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर है? आगे बढ़े। तो अंतरिम सरकार जो है, अंतरिम सरकार जो है उसका जो गठन हुआ वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार हुआ। अंतरिम का जब आपको पता चल गया तो आपको दो चीज क्लियर होनी चाहिए, 1947 और 1946। बेटा ध्यान दो, 1946 अर्थात 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी बजट पेश हुए वो ब्रिटिश वित्त मंत्रियों के द्वारा कराए। चीज क्लियर होगी? और 15 अगस्त 1947 के बाद जो बजट पेश हुए वो भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा कराए गए। चीज क्लियर है? देखो यहां दोनों में अंतर हो गया, लेकिन 1950 के बाद जो बजट पेश हुआ वो गणतंत्र भारत का बजट पेश, क्योंकि भारत जो डेमोक्रेटिक बना है, भारत जो गणतंत्र बना है वो कब बना है? 26 जनवरी 1950 को। ये बात क्लियर होगी? तो 26 जनवरी 1950 की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर बजट पेश करने वाले कौन थे? तो जॉन मथाई। तो क्वेश्चन है कि गणतंत्र सरकार का प्रथम बजट पेश किसने किया था? अंतरिम सरकार का प्रथम बजट पेश किसने किया था? भारत सरकार। भारत में पहली बार बजट पेश कब हुआ था? 1860। ये चीज क्लियर होगी? जब 1860 में प्रथम बार बजट पेश हुआ था तो भारत सरकार का भारत में वायसराय कौन था? तो उस दौरान ब्रिटिश भारतीय वित्त मंत्री कौन था? जेम्स विल्सन। तो और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी 1733 में पहली बार बजट पेश किया, तो उस दौरान ब्रिटिश वित्त मंत्री कौन था? वॉलपॉल। ये बात क्लियर है? अब आगे मैं बढ़ सकता हूं। तो आजादी के मैं समय की बात कर रहा हूं जब हम लोग आजाद, मतलब अंतरिम सरकार का किसने पेश किया है और गणतंत्र का किसने पेश किया, लेकिन आजादी के समय की मैं बात करूं तो आर के
आर के सनमुख शेट्टी। ये चीज क्लियर हो गई? बोलो। ऐसे ही बन, इसी में से ऐसे ही आए। तो आर के सनमुख शेट्टी। तो जो क्षण क्षण ध्यान दो, तो 1946 से पहले अंतरिम गवर्नमेंट पता चल गया, 1947 आजादी पता चल गया और गणतंत्र पता चल गया। आपको यहां किसी को डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल। अब क्वेश्चंस, यहां एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो बजट पेश करता है वो वित्त मंत्री होता है। ये चीज क्लियर है ना? और जो देखो वित्त मंत्री होगा, कहीं ना कहीं उसे अर्थशास्त्र के बारे में अच्छी जानकारी होगी। ये बात आप मानते हो? और आरबीआई की एक शर्त है कि आरबीआई का जो गवर्नर बनेगा वो अच्छा क्या होना चाहिए? इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ जानी चाहिए। आरबीआई की एक शर्त है कि जो बजट पेश करेगा वो क्या होना चाहिए? एक अच्छा इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं? तो आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा कि ऐसा आरबीआई का गवर्नर कौन है जिसने बजट पेश किया? बनना चाहिए या नहीं? आपके दिमाग में सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। बेटा ये भी क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा लोकसभा का अध्यक्ष जो भारत का राष्ट्रपति बना, ऐसा राज्यसभा का अध्यक्ष जो भारत का राष्ट्रपति, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपका ये कब बनेंगे? जब आपका ध्यान बिल्कुल एक जगह रहेगा, अब माइंड आपका क्रिएटिव हो जाएगा, जब आपकी थिंकिंग जो है ना बढ़ जाएगी, जब क्वेश्चंस को सोचने समझने और क्वेश्चनों में से क्वेश्चंस निकालने की कला आप में आ जाएगी। और वो कब आएगी? वो करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजा। जब आप अभ्यास करते रहोगे, निरंतर अभ्यास चलता रहेगा, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आरबीआई का गवर्नर की मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा क्या कोई, ये सोचना है हमें, जरूरी नहीं जो हम सोचें उसको उत्तर मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हमें सोचना चाहिए ना कि आरबीआई का जो गवर्नर बनेगा वो एक अच्छा अर्थशास्त्री होना चाहिए। तो ऐसा आरबीआई का गवर्नर कौन है जिसने बजट भी पेश किया? उसका नाम है सीडी देश। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि सीडी देशमुख जी ऐसे हैं, ये फर्स्ट भारतीय आरबीआई के गवर्नर हैं जिन्होंने गणतंत्र भारत का बजट पेश किया 1951 में। ये बात क्लियर हो गई? आगे चलें। लेकिन जब आरबीआई मैंने पढ़ाया होगा तो शायद यहां आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर, सेकंड गवर्नर, थर्ड गवर्नर, वर्तमान में गवर्नर 24, वर्तमान 25 चल रहा तो 24वां गवर्नर, 23वां गवर्नर, और आरबीआई का ऐसा गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी बना, मनमोहन सिंह जी। तो क्या वो सारे क्वेश्चंस याद आ रहे? जिनके याद आ रहे तो उन्होंने रिवाइज किया होगा, और जिनके याद नहीं आ रहे तो छोटे बच्चों की तरह गए, बस्ता फेंका, अपने मजे लिए। क्योंकि मुखर्जी नगर में 10% पढ़ाई है, 90% इंजो है, अकॉर्डिंग टू मी। ये आप सबके अनुसार नहीं, अकॉर्डिंग टू मेरे कहना तो यही है, मेरा मानना यही है। आगे बढ़ूं? ये चीजें आपके क्लियर हैं? अब आपको ये पता होना चाहिए कि देखो बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। ये चीज क्लियर है? देखो बजट पेश कौन करेगा मेरे दोस्त? पक्का। और वित्त मंत्री कैसे बनता है? आपने लोकसभा सुना, आपने राज्यसभा सुना। देखो वित्त मंत्री बनने के लिए ये तो शर्त है कि उसको अर्थशास्त्र के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बेटिया आप ऐसे ऐसे करने लगी हो, मैं भी हूं, आप बैठी हो, मैं वही बता रहा हूं। देखो आप तो बैठी हो और मैं पढ़ा भी रहा हूं, एनर्जी भी लॉस हो रही है, बोल रहा हूं तो एनर्जी लॉस, फिर थिंकिंग भी कर रहा हूं तो माइंड लॉस। गर्मी मुझे भी लग रही, तपना सीखो। लोहा भी, लोहा जितना तपता है ना उतना ही अच्छा आकार देता है। आपका ध्यान जो ना यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ चलेगा, गर्मी लग रही है, और मैं इसी इन्वायरमेंट में, इसी डबल गर्मी में भी कंटिन्यू आपको जब तक आप पढ़ना चाहे पढ़ते रहना। आप ध्यान दिया करो, छोटी छोटी चीजें नहीं है। आप ढलना सीखो, हर मौसम में ढलना सीखो। जरूरी नहीं है आपको जज बनने के बाद में आपको सड़क पे भी उतरना पड़ जाता है, ऐसे ऐसे डिसीजन भी देने पड़ जाते हैं। जरूरी नहीं आप कंफर्टेबल होकर डिसीजन दोगे। कोर्ट का दरवाजा 12 बजे भी खड़खड़कता है, सोने का टाइम है, नींद भी खोनी पड़ेगी डिसीजन देने के लिए। तो क्यों नहीं सोचते आप लोग? आप पब्लिक सेवक बन रहे हो, तो ध्यान दो। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्त, वित्त मंत्री, आप बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री को बनने के लिए पहली शर्त तो आपको पता चल गई कि उसको अर्थशास्त्री होना चाहिए, ठीक है। दूसरी ये कि वित्त मंत्री सर बनता कैसे है, ये भी तो प्रोसेसिंग है। वित्त मंत्री बनने का प्रोसेसिंग क्या है? देखो वित्त मंत्री वो बनेगा जिसकी जिसकी लोकसभा में पूर्ण बहुमत होगा, और पूर्ण बहुमत कुल का आधा कर दो प्लस 1 कर दो,
ये बात समझ में आ गई। लोकसभा में सीटें कितनी, 543/2 प्लस 1 प्लस कितना हो गया 1 बराबर 272 या 273। जिसके पास कम से कम इतना बहुमत होगा उसकी सरकार का क्या बनेगा, और जिसके पास ये नहीं होगा तो फिर गठबंधन का क्या बनेगा, वित्त मंत्री। गठबंधन की सरकार बनेगी, फिर उसी का वित्त मंत्री बनेगा। ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ूं। फिर बेटा अब समस्या ये है कि हमको एक बहुत अच्छा वित्त मंत्री चाहिए, और ऐसा कोई लोकसभा का सदस्य चुनाव जीतकर नहीं आया जो अच्छा वित्त मंत्री बन सके, जो देश की अर्थव्यवस्था को पांचवी अर्थव्यवस्था से निकालकर तीसरी या चौथी या दूसरी अर्थव्यवस्था पर ला सके। तो ऐसा कोई लोकसभा का सदस्य है नहीं। बहुमत मिल गया पूर्ण, सीटें मिल गई 300 के पार या 400 के पार, और ऐसा कोई 400 में सदस्य है नहीं जिस पे दावा हम ठोक सके कि ये बहना वित्त मंत्री बन जाए तो ये देश की स्थिति को सुधार सकती है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक बेहतरीन अच्छे से इकोनॉमिस्ट को राज्यसभा से चुनकर भेज देते हैं। बात क्लियर होगी। तो ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा से चुनाव करा देते हैं और राज्यसभा से चुनकर भेज देते हैं और उसे वित्त मंत्री बना देते हैं। बात क्लियर होगी। तो वित्त मंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है लोकसभा का सदस्य हो, तो वित्त मंत्री राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है। ये बात क्लियर हो गई। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य भी वित्त मंत्री बन सकता है, तो अब आपको यह पता होना चाहिए ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे और वो क्या बने। बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चंस कैसे बनेगा, क्वेश्चंस ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा वित्त मंत्री है जो राज्यसभा का सदस्य, हाँ, या राज्यसभा का सदस्य रहते हुए वित्त मंत्री बना। ये बात क्लियर है, क्लियर हुआ ना। तो क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि राज्यसभा से नहीं बनेंगे, बनेंगे, बट बहुत रेयर केस में, सिचुएशन क्रिटिकल है तो राज्यसभा से वित्त मंत्री बनते हैं। बनने का प्रोसेसिंग क्या वो आपको पता है, लेकिन मोस्टली वित्त मंत्री कहां से बनते हैं, तो मोस्टली लोकसभा से बनते हैं, यहां से बहुत रेयर केस में बनते हैं। और जहां से कोई चीज रेयर केस में होती है तो ऐसे क्वेश्चनों की संभावना अधिक से अधिक होती है। ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़े तो आपको यहां देखो सर्चिंग कैसे करना। अब ऐसे वित्त मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक तो ये क्वेश्चंस आपका बचा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऐसे वित्त मंत्री जो वित्त मंत्री थे परंतु वित्त मंत्री के बाद भारत सरकार में अर्थात भारत में राष्ट्रपति बने। क्या आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया कभी? किताब में क्या क्वेश्चंस मिलेगा? नहीं मिल सकता। और दावा है ये, बहुत सारी इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ी होंगी, आपको किताबों में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपको एक दो किताबें पढ़ के थिंकिंग करके ही आपको निकालने पड़ेंगे। लेकिन आपको एक दो किताबें नहीं पढ़नी है, थिंकिंग मुझे करनी है, आपको सिर्फ तैयार करना, क्योंकि आपको रिसर्चर्स नहीं बनना, आपको एक नौकरी चाहिए। यदि आपको कहीं पढ़ाना है, किसी जुडिशरी में पढ़ाना है या कहीं अच्छा पढ़ाना है, तो फिर रिसर्च करो, अपना नोट्स बनाओ और उसको लर्न करो और पढ़ाना स्टार्ट कर दो। लेकिन आपको चाहिए एक नौकरी, आपको रिसर्च करा हुआ मिल रहा है, आपको बिला बिलाया मिल रहा है, बस आपको उसको पचाने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे वित्त मंत्री जो बाद में राष्ट्रपति बने, ऐसे वित्त मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने, और ऐसे वित्त मंत्री जो राज्यसभा से चुनकर आए। ये चीज क्लियर होगी। तो ये क्वेश्चंस ऑनलाइन में आवाज आ रहा है, क्लियर है? ये लग रहा है कि शायद ऑनलाइन, यदि आवाज क्लियर है तो यस लिखो। ओके ओके। आप लोग दो चार क्वेश्चंस जो गुड, सारी चीजें क्लियर हैं, बहुत अच्छा। दो चार क्वेश्चंस जीके टाइप में तो उनको लिखो। वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री बने, वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री बने, वित्त मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने, ऐसे वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री बने बाद में या कैसे, देखो मोरारजी देसाई, ऐसे वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई, ये वित्त मंत्री भी थे और ये प्रधानमंत्री भी बने। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, ये वित्त मंत्री भी थे और ये प्रधानमंत्री भी बने। ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट लिखो,
विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, क्लियर है। नेक्स्ट लिखो मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, चीज क्लियर है। अब देखो यहां एक चीज अभी बताने के लिए 1991 टू 1996 इस सन को ध्यान दो। और यहां मैं बात करता हूं कि वित्त मंत्री की यदि मैं बात कर तो वित्त मंत्री कौन थे हमारे यहां, तो वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन, मनमोहन, ये बात क्लियर हो गई। और प्रधानमंत्री थे यहां पीवी नरसिम्हन राव। तो प्रधानमंत्री जी यहां पीवी नरसिम्हन राव थे, वित्त मंत्री जी यहां मनमोहन सिंह जी थे। तो आपको 1991 73वां संविधान संशोधन 1991, 74वां संविधान संशोधन 1991 पढ़ा क्या रहा हूं, थिंकिंग कहां जा रही है। तो 73वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, तो चीजें क्लियर है ना। तो सोचना है बस, हमें चीज एक याद करनी है और उसी से हमें चारों तरफा को फैलाना है, चारों साइड में। तो यहां वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी जो थे, तो इन्होंने, मैं बात कर रहा हूं, एक तो निजीकरण, एक उदारीकरण और एक विश्वव्यापीकरण। क्या ये चीज रिपीट है या नहीं। तो निजीकरण, विश्वव्यापीकरण और उदारीकरण की नीति को चलाने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं, पीवी नरसिम्हन राव। और वित्त मंत्री कौन है, तो ये कब चलाई गई थी, 1990, ये बात क्लियर है। तो तब ही प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने एक नीति चलाई थी कि पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो। प्रधानमंत्री जी क्यों बोले, वित्त मंत्री जी क्यों बोले, यानी वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व वाली सरकार अर्थात मनमोहन सिंह जी ने पीवी नरसिम्हन राव नेतृत्व की सरकार में क्यों बोला कि पूर्व की ओर देखो। अब पूर्व की ओर देखने का दोस्त मतलब ये है, आप समझ लीजिए ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, शायद यही पूर्व है। ये बातें क्लियर हैं, इतना तो पता होगा ना कि पूर्व इसको ही बोलते हैं। तो ये यदि मैं इसको इस तरीके से कट कर दूं तो ये विश्व का ग्लोब बन गया। अब विश्व के ग्लोब को इस तरीके से बांटा जाता है तो पूर्व में देश जो आते हैं, मेरे भाई आपको नहीं बोलना किसी को, आप बताओ पूर्व के देश कौन कौन से, विश्व के पूर्व में देश कौन कौन से आते, समय नहीं है पता है तो हाँ ये नो सर। पूर्व में देश कौन कौन से आते हैं आप बताओ, नाम क्या था, आप बोलो भाई, ध्यान दिया करो, आगे बढ़ो। पूर्व में देश कौन कौन से हैं, पूर्व में देश कौन कौन से हैं, पता है, ऐसा नहीं नहीं पता, ये मत बोलो नहीं पता। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ा है ऐसा हो नहीं सकता उसे ना पता हो। ये है कि तुम्हें अब समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चंस कैसे निकालना है, और अभी मैं इसका उत्तर दूंगा तो तुम बोलोगे सर ये तो मुझे पता था। और यही एग्जाम में होता है, एग्जाम में बैठते रहते हैं, उत्तर पता होता है लेकिन सही कर नहीं पाते। क्यों, क्योंकि वहां तक थिंकिंग नहीं चलती। क्या आपको नहीं पता ASEAN आसियान के कौन कौन से देश हैं, विमला BSc टफ नहीं पता क्या, थाईलैंड इसमें, कंबोडिया इसमें, फिलीपींस इसमें, क्या आपको नहीं पता, क्या आपको बताया नहीं बताया, लेकिन क्यों नहीं चला दिमाग, ध्यान कहीं, दिमाग कहीं, दिल कहीं, सारा सब सिस्टम, शरीर का सब सिस्टम अलग अलग पड़ा हुआ है। जब सारा सिस्टम सब लोगों का एक रहेगा तो तुम सब लोग महान बनते चले जाओ। तुमको पता था क्या, तुमको पता नहीं कि आसियान में 10 देश हैं, पता था ना आसियान में, तो यही बताना है। तो अब देखो वित्त मंत्री जी ने बोला है कि पूर्व की ओर देखो, तो पूर्व की ओर देखने का मतलब है हमें इन 10 देशों की ओर देखना है, इन 10 देशों के साथ में पॉलिसी बनानी है। और तभी आसियान के साथ में एक संगठन है आफ्टा, आफ्टा एसोसिएशन फ्री, आसियान फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट। याद आया कि भारत दक्षिण पूर्वी अर्थात पूर्वी एशियाई देशों के साथ फ्री ट्रेड करता है, फ्री व्यापार करता है। क्या ये मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बताया नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चंस माइंड में क्यों नहीं आ रहा, एक तो आपने पीछे जाके रिपीट नहीं किया,
और आप कितना भी पढ़ लो दोस्तों, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, इम्पॉसिबल है सिलेक्शन होना। आप मुखर्जी नगर में आए हो, इस भीड़ का हिस्सा मत बनो। आप सिलेक्शन लो, मैं बता रहा हूं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, एक बार शेयर करो, बस यही क्लास में शेयर करो कि सर ये बता। देखो आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, क्या मैंने आपको 5 मिनट बताया नहीं बताया? आपको किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो, आप शेयर करो, मैं आपको यही बताऊंगा उसका समाधान कैसे है, उसको लर्न कैसे करना है, और चीजें क्या क्या है उस बुक में, यानी कोई भी सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सा पढ़ना है, लेकिन प्लीज लर्न करो। तो ये जो आसियान के 10 देश हैं, तो इन देशों के साथ वित्त मंत्री जी ने कौन सी पॉलिसी चलाई थी? पूर की ओर देखो। और तभी से हम लोगों ने 1991 के बाद जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जितने भी देश हैं, वो थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, म्यांमार हो, मलेशिया हो, ब्रुनेई हो, जितने भी देश हैं, इनके सब के सब देशों के साथ में हम फ्री ट्रेड करते हैं, फ्री व्यापार करते हैं। आपको पता है ना? इस क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, ऑनलाइन लिखो भैया क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस। वित्त मंत्री जो बाद में राष्ट्रपति बने, बेटा यहां कंटेंट जो मिलेगा वो पूरे जितने भी मैं बात कर रहा हूं, गारंटी, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मुखर्जी नगर में नहीं बल्कि आसपास के जितने भी, अर्थात भारत में जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, किसी भी टीचर से मेरा कंटेंट मिल नहीं सकता, किसी भी टीचर से कंटेंट नहीं मिलेगा, ना ही क्या मिलेगा, ना ही बुक में मिलेगा, बुक से बाहर। कहते हैं ना कि सर मैंने ये वाली बुक पूरी पढ़ ली, मुझे तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चंस बुकों से नहीं थे, बुक के बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे वित्त मंत्री जो बाद में राष्ट्रपति बने, देखो वेंकट रमन, नंबर 1 वेंकट रमन, वेंकट रमन हो गया। दूसरा लिखो प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी हो गया। देखो ऐसे वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश नहीं किया, उनको बजट पेश करने का सौभाग्य ही नहीं मिला। ऐसे वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश ही नहीं किया या पेश नहीं किया, ऐसे वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश नहीं किया, केसी नियोगी, केसी नियोगी, नंदन बहुगुणा, नंदन बहुगुणा, यस, केसी नियोगी अलग है, नंदन बहुगुणा अलग है। केसी नियोगी, नंदन बहुगुणा, मनमोहन सिंह हो गया। नेक्स्ट, ऐसे प्रधानमंत्री जो पद के साथ वित्त मंत्री भी रहे, ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री भी रहे, ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री भी रहे, ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री भी रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 मनमोहन सिंह, 3 राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, हो गया। आगे बढ़े, अब रजिस्टर बंद करो, आराम से बैठो। देखो बजट जब हम पढ़ते हैं तो बजट में कुछ शब्द ऐसे आते हैं हमें समझ नहीं आता कि ये शब्द क्या है, तो बजट से संबंधित कुछ शब्दावली हैं, आपको बजट से संबंधित शब्दावली आपको पढ़नी है मेरे दोस्त। तो बजट से संबंधित आपने शब्दावली की बात कर रहा हूं, आपने सुना होगा एक धन विधेयक, आपने एक सुना होगा मेरे दोस्त वित्त विधेयक। ये बात क्लियर है? अब हम लोग देखो, जैसे हमने विधेयक यहां सुना है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं। मैं आप लोगों से ये अपेक्षा रखता हूं कि आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होगी। तो जैसे वित्त विधेयक है, जैसे एक धन विधेयक है, तो अब यहां एक आपने शब्द सुना होगा एक्ट, सुना है, एक सुना होगा विधेयक।
सुना है? एक सुना होगा अधिनियम, सुना है? एक सुना होगा बिल। ये चारों शब्द सुने हैं या नहीं? टीचर पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चों को यही नहीं पता होता है एक्ट क्या है, विधेयक क्या है, बिल क्या है, अधिनियम क्या है, इन चारों के बीच डिफरेंट क्या है। या कोई क्लास में है जो परफेक्ट चारों के बीच डिफरेंट बताए? ऑनलाइन प्लीज कोई चारों के बीच डिफरेंट बताए। चारों पास किए जाते हैं। चारों क्या, जब चारों पास किए जाते हैं तो चारों में तो सेम चीज हो गई, चारों के बीच अंतर क्या है? कोई विधेयक बोलो, कौन बोलना चाह रहा है? आप बोलो। देखो, मतलब निकल रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, कभी मौका मिला तो हम इनको जरूर बताएंगे। ध्यान दो आप लोग प्लीज, ऑनलाइन इधर ध्यान दो। देखो, धन विधेयक क्या है और इनको बताना है पक्का? चलो ध्यान दो। देखो, एक्ट क्या होता है, विधेयक क्या होता है, अधिनियम क्या होता है और बिल क्या होता है। जब कोई भी दस्तावेज लोकसभा में पेश किया जाता है, जब कोई भी दस्तावेज लोकसभा में पेश किया जाता है, जब वित्त मंत्री खड़े होकर उसको पेश करने के लिए सहमति मांगते हैं, तो वो बिल होता है। बात क्लियर होगी? अब मैं बात कर रहा हूं, जब वो पास हो जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा से राज्यसभा की ओर जाता है, तो वो विधेयक होता है। ये चीज क्लियर होगी? आगे बढ़ूं, और मैं अधिनियम की बात कर रहा हूं, जब वो विधेयक, ये चीज क्लियर हो रही, जब वो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो अधिनियम बन जाता है। ये बात क्लियर हो गया? और अधिनियम को इंग्लिश की लैंग्वेज में एक्ट बोलते हैं। बेसिक सी चीज, आपको ये बेसिक सी चीज पता, मुझे बड़ा दुख हो रहा था। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, छोटी छोटी जानकारी रखो। ये मैंने आपको एक बिल्कुल सामान्य सी भाषा बता दी, कभी स्टैंडर्ड भाषा बताने का मन तो मेरा अभी भी है, लेकिन सब्जेक्ट कुछ हो रहा है, उधर नहीं चलेंगे। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक, आप लोगों को धन विधेयक और वित्त विधेयक जुडिशरी में भी आया है, पीसीएस में भी आया है और यूपीएससी में भी आया है। प्रैक्टिस सेट उठा के देखो, ना आया हो तो आज ही पढ़ाना छोड़ दूंगा, जीवन में कभी कलम नहीं पकड़ूंगा। तीनों एग्जाम में आया हुआ है, पीसीएस में भी आया हुआ है और यूपीएससी में भी आया हुआ है और मेंस में भी पूछा गया है। और बिल्कुल बेसिक, क्या बजट के बारे में नहीं पता हमें? क्या धन विधेयक के बारे में नहीं पता? पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब अपना बजट बनाते हैं, बजट के अंदर की शब्दावली है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। गुड, ध्यान दो। तो मैं बात करूं दोस्त, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है। सबसे पहले हम लोगों को कुछ नहीं करना, जो धन विधेयक है, एक शब्द यहां लिखना धन और एक लिखना है वित्त। पता नहीं मुझे क्यों याद आ रहा है, ऑनलाइन वालों गौर से सुनना। सभी वित्त विधेयक, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन धन विधेयक वित्त विधेयक, जो क्वेश्चन आया था जी यूपीएससी में, यही क्वेश्चन आया था जी स्टेट पीसीएस में। सभी वित्त विधेयक, यदि इसको समझ सकते हो तो समझ लो, लिख सकते हो तो लिख लो, जो भी करना है इसके साथ कर लो। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते। ऑनलाइन प्लीज, ऑनलाइन जिसे पता है उससे आप पूछते नहीं हो। मैं भैया जी ये समझता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ऑनलाइन में जितने भी पढ़ते हैं वे बहुत महान होते हैं। आप सबको पता है, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछता हूं। ध्यान दो, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते। ये बातें क्लियर है? आगे बढ़ूं। अब जो तो सर रटा रटाया है, हम तो इसे रट लेंगे, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते। इसे बताओ ये क्यों नहीं होता? ये आपकी अंडरस्टैंडिंग समझने की होनी चाहिए। आप एक बात बताओ, आपके पास में 100 रुपया है, मैं बात 100 की करता हूं, क्लियर है? और आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपके मामा, क्योंकि जब घर मामा आते हैं तो मम्मियां अक्सर बहुत खुश होती हैं, 2 चीजें एक्स्ट्रा मंगा लेती हैं मम्मियां, क्योंकि मम्मी का
भाई है। तो आपके घर में कोई गेस्ट आया, वो आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा 10 रुपए की तो चीनी लाना, 10 का दूध लाना, 10 का नमकीन लाना। ये बात क्लियर हो गई? 30 हो गया। आपको बोला बेटा 50 रुपए का मिठाई ले आना। बातें क्लियर है? तो कितना रुपया खर्च हो गया? और ये किसी लड़के की बात है, क्योंकि लड़कियों को तो भेजते नहीं दुकान पे, मोस्टली लड़कों को ही भेजते हैं। आपको भेजा कि बेटा 10 की चीनी लाओ, 10 का दूध लाओ, 10 का नमकीन लाओ, 50 की मिठाई लाओ। आपको रुपया कितना दिया गया? खर्च कितना हुआ? और तुमको पता होना चाहिए कि लड़के पहले से ही महान होते हैं, लड़के पैदाइश से ही महान होते हैं। उनको मैम इसको करिए कि आप लड़के को पता है कि मामा बराबर का है और मामा सिगरेट भी पीता है। तो लड़का क्या करता है? 2 सिगरेट लेकर आता है, एक अपने लिए और एक मामा के लिए। बहुत अच्छा बहन जी, धन्यवाद। एक अपने लिए और एक मामा के लिए। बात क्लियर हो गई? मम्मा ने ये 100 रुपया दिया, ये 80 रुपए का एक पर्चा बना के दिया कि बेटा 10 की चीनी, 10 का दूध, 10 की नमकीन, 50 की मिठाई, तेरे मामा है अच्छी वाली मिठाई लाना, और बेटा 20 रुपए वापस लेगा आना। लेकिन बेटा महान है, मामा जी बराबर के हैं, सिगरेट पीते हैं, कॉल्ड फ्लैक। तो वो एक अपने लिए लेकर आता है, एक मामा जी के लिए लेकर आता है। ये बातें क्लियर हैं? तो 100 रुपए पूरे खर्च हो जाते हैं, मम्मी को कुछ नहीं। बातें क्लियर है या नहीं? यहां तक समझ में आ गया? तो मम्मी ने लिख के कितना दिया था सामान? 80 रुपए का। और लिख के कितने का नहीं दिया था? जो मम्मी ने आपको लिख के दिया था वो तो है धन विधेयक, जो लिख के नहीं दिया था वो है वित्त विधेयक। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्योंकि जब शाम को हस्बैंड जी आएंगे अर्थात पापा जी आएंगे, तो तब की मैं बात कर रहा हूं। ये जो 20 रुपए हैं, तो 20 रुपए को मम्मी क्या करेगी? इसी में कहीं ना कहीं ऐड कर देगी कि बेटे ने 20 रुपए का ये लाया था तो 100 रुपए वहां खर्च हो गए। 10 का वो लिया, 10 का वो लिया, 10 का वो लिया, 20 का वो लिया, 50 का वो लिया, तो 100 वहां खर्च हो गए। ये चीजें क्लियर हैं? तो सभी वित्त विधेयक, क्योंकि जब वो ये जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ, जो खर्च एक्स्ट्रा हुआ वो लिखा जा सकता है या नहीं? क्लियर है? तो इसलिए सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं और धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते, क्योंकि लिखी हुई चीज काटी नहीं जाती। अखबार जल जाता है, लिखा हुआ अक्षर पूरा पढ़ने में आता है, आपको पता होगा। तो सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं और धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते। तो ये लैंग्वेज समझ में आई? अब इसको इंटरप्रेट करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में तो चीनी दाल चावल मामा नहीं आएगा, लेकिन यहां से समझ में वहां आएगा। जो भी भारत सरकार के लिखित खर्चे हैं वो धन विधेयक हैं, और जो भारत सरकार के अलिखित खर्चे हैं वो क्या हैं? ये बात समझ में आ गई? अब सर भारत सरकार के लिखित खर्चे कौन से हैं? आप एक बात बताओ दोस्तों, जब बजट पेश होता है क्या बजट में एक एक बात लिखी जाती है या नहीं? फलाना योजना को इतने करोड़ रुपए मिला, फलाना योजना को इतने करोड़ रुपए मिला, प्रधानमंत्री वृद्धा पेंशन योजना को इतने करोड़, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को इतने करोड़, किसान योजना को इतने करोड़, 60 साली पेंशन योजना को इतने करोड़, 80 साली पेंशन योजना को इतने करोड़, डिफेंस को इतने करोड़, लिखा होता है या नहीं? तो जो भारत सरकार के लिखित खर्चे होते हैं वो क्या है, और जो अलिखित खर्चे होते हैं वो क्या है? अब सर अलिखित खर्चे सरकार के कौन से होते हैं? मामा तो सिगरेट पीते थे, क्या सरकार भी सिगरेट? तो पता होना चाहिए। सरकार ने 120 करोड़ रुपया, सपोज दैट सरकार ने 120 करोड़ रुपया एक योजना के लिए दिया, उज्ज्वला योजना। अरे काहे बेटी के, उज्ज्वला योजना के लिए 120 करोड़ रुपया दिया। ये बात क्लियर हो गई? और ये सरकार ने टारगेट दिया कि बेटा 120 करोड़ रुपए हम आपको देते हैं और एक साल में आपको उज्ज्वला योजना के तहत फलाना 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 काम करना। बात क्लियर होगी? और अब आप फलाना फलाना काम करने लगे, साल पूरी हुई नहीं, महीने हुए 8, नौवा चला भी नहीं, 120 करोड़ रुपया। बात क्लियर होगी?
अच्छे से समझ में आ गई या नहीं? तो जब टारगेट है 1 साल में हमें वो पूरा करना, पैसा पहले ही खत्म हो गया, काम हुआ नहीं, और पैसा चाहिए या नहीं चाहिए ना? तो एक्स्ट्रा पैसा जो हम लेते हैं वो है विनियोग विधेयक। तो लोकसभा में विनियोग विधेयक के द्वारा एक्स्ट्रा पैसा लगा, लोकसभा में विनियोग विधेयक के द्वारा एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड की जाती है। दिस इज कॉल्ड वित्त विधेयक। समझ में आ गया? तो अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया, नेक्स्ट ईयर का जो बजट आएगा भारत सरकार बजट में डाल देगी। क्लियर है कि इतना पैसा विनियोग माध्यम से उस योजना में दिया गया था। तो धन विधेयक क्या है भारत सरकार के, और वित्त विधेयक क्या है? क्या अब भूल पाओगे? क्या किताब में चीनी लिखा होगा? ये किताब की लैंग्वेज किताब में लिखी होगी, वो समझ में भी ना आएगी और ना ही क्वेश्चंस हल होंगे। और अब मैं गारंटी दूं अब क्वेश्चंस भी हल होंगे। किताब में लिखा होगा सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। आप रट लोगे, मैं मानता हूं, समझ नहीं पाओगे। अब क्वेश्चंस सेम नहीं आते, कभी भी लैंग्वेज चेंज होकर आते हैं। अब आपको समझ आ गया कि वित्त विधेयक धन विधेयक कैसे होता है, समझ में आ गया ना? और धन विधेयक वित्त विधेयक कैसे नहीं होता है, समझ में आ गया ना? क्योंकि लिखी हुई चीज को काटा नहीं जाता। तो सभी वित्त विधेयक क्या होते हैं? धन विधेयक। और बट धन विधेयक वित्त विधेयक, आगे बढ़ो, चलो चीजें क्लियर है? अब ध्यान दो मेरे दोस्त, एक तो धन और एक वित्त। आप मत लिखना धन और वित्त, आपको क्या लिखना है? धन विधेयक और वित्त विधेयक। अब समस्या ये है, समस्या ये है कि जो धन विधेयक है वो धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक है वो क्या है, इनके साथ साथ में इन दोनों के बीच अंतर क्या? वित्त विधेयक और धन विधेयक के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए, वित्त विधेयक और धन विधेयक के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए इनके ऊपर संक्षिप्त आपके मेंस के कुछ, जब भी कोई क्वेश्चंस बनाऊंगा, जब भी कुछ भी लिखवाऊंगा, तो ना किताब हाथ में होगी, कुछ हाथ में नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस दिमाग से लिखवाऊंगा। और चाहता यही हूं कि आप लोग भी अपने दिमाग से का इस्तेमाल करें, कि आप लोगों को इतना ज्ञान मिल जाए, इतना अच्छा हो जाए कि मतलब एग्जाम में टॉप कर जाओ। नंबर तो सबका आता है। तो पता चला धन विधेयक और वित्त विधेयक। आगे बढ़ो, इसका वर्णन तो बाबूजी आर्टिकल 110 में, इसका वर्णन बाबूजी आर्टिकल 110 के फर्स्ट में। ये बात क्लियर होगी? ये कहां पर पेश होता है? ये लोकसभा में पेश होता है। ये बातें क्लियर होगी? ये कहां पेश होता है? ये कहां प्रेजेंट होता है? लोकसभा। अब वो पता क्या देगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या वो क्वेश्चंस देगा निम्न में से कितने कथन सही हैं। क्वेश्चंस बनाएगा, क्वेश्चन सुनो, पहले क्वेश्चन सुनो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्वेश्चन सुनो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या निम्न में से कितने ये क्वेश्चन है, निम्न में से कितने कथन सही हैं? 1 2 3 4, 4 कथन देगा। पहला व दूसरा, दूसरा व तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, या सभी। इस तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे पक्का। आगे बढ़ूं, अब देखो तो क्वेश्चंस। पहला, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। तो हमें पता चल गया पहला ठीक है, पता चल गया ना? जब हमें पता चल गया पहला ठीक है, तो पहला इसमें नहीं है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब चांस बन गया कि या तो ये हो सके, या ये हो सके, या ये हो सके। क्वेश्चंस एनिमुलेट कैसे करते हैं एग्जाम में बैठ, जब एग्जाम के 1 महीना रह जाएगा ना, या 2 महीना रह जाएगा, उस दौरान आप लोगों को ना चाहते हुए भी पेपर में कुछ भी ना आए, 10-5 क्वेश्चन तो ऐसे करने सिखा दूंगा, 100% होंगे। तो पहला पता चल गया, वो कट गया। अब ऑप्शंस देखो। वित्त विधेयक, जो वित्त विधेयक है, मैं बात कर रहा हूं कि वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। बल्कि जो धन विधेयक है, वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, और जो धन विधेयक है ये कहां पे, धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों लोकसभा में पेश किए जाते हैं। ये डाल दो, तो दूसरा भी सही है। अब हमें पता चल गया दूसरा भी सही है, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी, क्योंकि दूसरा इसमें भी है, दूसरा इसमें भी है, दूसरा इसमें भी है। ये चीजें क्लियर होगी? नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बैठती है और धन विधेयक के लिए नहीं। ये उल्टा बोला मैंने, ये उल्टा बोला मैंने। वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बैठती है, धन विधेयक के लिए नहीं।
तो एक गलत है, मुझे पता कि तीसरा गलत है, तो तीसरा इसमें भी है, तीसरा इसमें भी है, तीसरा इसमें भी है, तीनों खत्म हो गए पहले ही से। चौथा ऑप्शन क्या, मुझे पढ़ना भी नहीं है। नहीं नहीं, वो तो मैं समझाऊंगा। अब देखो चौथा ऑप्शन मैंने पढ़ना भी नहीं है, क्यों पढ़ूं मैं पूरा पेपर जब मेरा एक ऑप्शंस पढ़ के या दो ऑप्शंस पढ़ के उत्तर आ रहा है। तो क्वेश्चंस की एग्जाम में अप्रोच क्वेश्चंस की क्या होती है, समझ में आया आप लोगों के? ऑनलाइन समझ आ रहा है ना क्या अप्रोच होती है क्वेश्चंस की? पता चला कैसे करना है? तो यस लिख दो भैया, फिर मैं आगे बढ़ूं। थैंक यू थैंक यू। तो ये पता चला, देखो धन विधेयक 110 वित्त विधेयक 110 का फर्स्ट लोकसभा में पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है, ये क्लियर हो गया। अब इन दोनों के लिए हमारे 52 का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति। मैं बता रहा हूं, जब भी मैं 52 लिखूं तो समझना कि मैं राष्ट्रपति लिख रहा हूं, बिकॉज आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति जी का वर्णन है। तो धन विधेयक जब आता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। वित्त विधेयक भी जब आता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। जब वित्त विधेयक आएगा तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। धन विधेयक आएगा तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। वित्त विधेयक भी लोकसभा में पेश होता है, धन विधेयक भी लोकसभा में पेश होता है। आर्टिकल 110 और आर्टिकल कितना क्लियर हो गया? जो धन विधेयक है उसके लिए आर्टिकल 108 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों यदि नहीं पता आर्टिकल 108 क्या है, तो आर्टिकल 108 में किसका वर्णन है, संयुक्त बैठक। ये बातें क्लियर हो गई? आर्टिकल 108 में किसका वर्णन है, और यहां संयुक्त बैठक नहीं बैठती। वित्त विधेयक से संबंधित आप संयुक्त बैठक नहीं बैठा सकते, जबकि धन विधेयक से संबंधित बैठा सकते। मैम ये इस तरीके से साफ क्यों नहीं? अब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बोलो। ध्यान दो, लाइट गई भी है मैम, इधर ध्यान दो आप। धन विधेयक, वित्त विधेयक 110 फर्स्ट, लोकसभा लोकसभा, प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस 108, वो चीज क्लियर होगी, 108 का इस्तेमाल नहीं हो सकता। बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ूं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि संयुक्त बैठक क्या है। संयुक्त बैठक का मतलब है कि मैं संयुक्त बैठक की बात कर रहा हूं। संयुक्त बैठक का क्या मतलब है दोस्त, ध्यान दो, कि एक ऐसी बैठक जिसमें लोकसभा भी हो, राज्यसभा भी हो और राष्ट्रपति जी भी हो। बातें क्लियर हो गई? कोई समस्या तो नहीं? अब आपको यह भी पता होना चाहिए सर संयुक्त बैठक बैठती क्यों है। क्या ऐसे ही हम संयुक्त बैठक बैठा सकते हैं? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, बहुत बारी क्वेश्चन आया, तो लोकसभा का लोकसभा स्पीकर, LSS का मतलब है लोकसभा स्पीकर। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक में कौन कौन होता है, लोकसभा राज्यसभा और, ये चीज क्लियर होगी। आगे बढ़ूं। आज तक कितनी बार संयुक्त बैठक बैठी है? 3 बार। आज तक कितनी बार संयुक्त बैठक बैठी है? और संयुक्त बैठक किस कानून के लिए बैठती है, किसके लिए बैठती है, ये पता होना चाहिए। बातें क्लियर है? एक ऐसा शब्द या एक ऐसी चीज या एक ऐसी वस्तु जिसका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो। यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन है तो उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बैठेगी। फॉर एग्जांपल चुनाव आयोग, राजभाषा आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राजभाषा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग। क्लियर हो गया? और एक क्वेश्चन और चलो मैं साथ के साथ तुम्हारा क्लियर कर देता हूं कुछ ही सेकंडों में। ये जितने भी राष्ट्रीय आयोग होते हैं, जितने भी राष्ट्रीय आयोग होते हैं, भारत के अंदर 32 राष्ट्रीय आयोग होते हैं, सबकी नियुक्ति त्याग पर शपथ हटाना बाई राष्ट्रपति। इस क्लियर होगी? क्वेश्चन आएगा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। जितने भी आयोग हैं, SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, महिला आयोग, जितने भी आयोग हैं, तो सभी इस तरीके के आयोग हैं 32, तो सभी आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति त्याग पर शपथ हटाना बाई। तो ये 32 आयोग हैं और ये 4 होता है, तो 32 का शायद 128 होता है, यदि मैं सही हूं तो। मैथ वैसे कमजोर है लेकिन 128 ही होगा, इतना भरोसा है। आगे बढ़े तो 128 क्वेश्चन सब आपके क्लियर हो गए।
क्वेश्चन आ सकता है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो नियुक्ति त्याग पर शपथ हटाना भाई, बातें क्लियर हैं। तो 128 क्वेश्चंस आपके लिखवाने की जरूरत है। अब आपको आयोग पता नहीं चाहिए, कहीं भी देखो आयोग तो सभी आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति त्याग पर शपथ हटाना भाई। आगे बढ़ें तो संयुक्त बैठक एक ऐसे कानून के लिए बैठती है जिसका वर्णन भारतीय संविधान में ना हो, यानी कोई एक ऐसा कानून जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत हो, लोकसभा और राज्यसभा आपस में विवादित हो, कानून ना बना पा रही हो, आपस में दोनों की बातें ना बन पा रही हो, लोकसभा उस कानून को बार बार भेजती हो, राज्यसभा में पास ना हो पा रहा हो और उस कानून की देश को जरूरत हो, देश उसकी डिमांड कर रहा है, देश उसको मांग रहा है, देश की ग्रोथिंग के लिए, देश के विकास के लिए, देश के डेवलप के लिए ऐसे कानून, मतलब कोई भी कानून ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल डाक विधेयक, पहली बार डाक विधेयक के लिए बना था, तो ये चीजें क्लियर होगी। आगे बढ़ सकता हूं तो मैं बात कर रहा हूं कि यदि धन विधेयक है ये लोकसभा में आएगा मेरे दोस्त, पता है इस चीज का यानी पक्का। आगे बढ़ूं, ये लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है और इन बाबूजी से हम बोलते हैं कि पास कर दीजिए, और ये पास कर देते तो ठीक है, वरना 14 डेज बाद ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है। तो राज्यसभा की अनुमति के लिए धन विधेयक कितने दिन के लिए राज्यसभा में रुकता है? क्या राज्यसभा की बात मानने के लिए लोकसभा बाध्य है? बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाएं। ये लोकसभा में पास होगा और राज्यसभा में पहुंचेगा। राज्यसभा में आप सब लोगों की बात को रखने के लिए कि हमने आपके पास भेजा था, आप हमारी बात को सपोर्ट करें या ना करें, करेंगे हम अपने मन की। बात क्लियर हुआ? तो कितने दिन तक आपको हम इंतजार करेंगे? ये बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ो। जो बेटा ये वित्त विधेयक है ये लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास होगा, ये राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होगा, अर्थात इसको लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पास होना पड़ेगा। विशेष बहुमत जानते हो पक्का? आप बताओ विशेष, पता ना? पूछो ना, जब नहीं पता है तो पूछने वाले थे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो विशेष बहुमत, मैं बहुमत की बात कर रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को दोस्त बहुमत ही बता देता हूं। एक तो होता सामान्य बहुमत, एक होता विशेष। सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, एक होता पूर्ण बहुमत, एक होता हमारा गठबंधन बहुमत। कहां से कहां जा रहे हैं हम? सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत और गठबंधन बहुमत। आगे चलें। आई एम एब्सोल्युटली राइट। आप एक बार ध्यान देते हैं, ये 4 तरीके का बहुमत है। 100 पे ले लूं क्योंकि मैथ कमजोर है, 100 पे ले लूं। सामान्य बहुमत का मतलब है 1/4, कुल सीट है 100, 100 का 1/4, इसका मतलब है 25। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 100 व्यक्ति बैठे हुए हैं, कोई कानून पास करना होता है, यदि 25 सदस्य उस कानून पर हस्ताक्षर कर देते हैं या उस कानून के सपोर्ट में रहते हैं तो ये सामान्य बहुमत से पास हो गया। तो सामान्य बहुमत समझ गए पक्का? ऑनलाइन में सामान्य बहुमत समझ आ गया? यस लिख दो भैया। आगे बढ़ो। विशेष बहुमत क्या होता है? कुल सीट का 2 ये बाबूजी समझ में आ गया आपका? कुल कितना? 100, 100 का 2/3, आपको काटने में बहुत टाइम लगेगा। 2 दूनी 200, 200/3, आपको इसमें भी टाइम लगेगा। सीधा सा 66 पॉइंट कुछ आएगा, आप इसको 67 मान लीजिए। आपको 1 से लेकर 100 तक का परसेंटेज भी हमेशा टंग पे होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा इसलिए तैयार करना है। आपके गांव के चाचा ताऊ भी पूछ सकते हैं बेटा 20 का 10% कितना होता है। तो ध्यान दो। तो मैं बात कर रहा हूं कि कुल सीटें कितनी थी? हमें क्या चाहिए? विशेष बहुमत। तो इसका 2/3 कितना होता है? यदि 100 लोगों में, ये इस क्लास में 100 बच्चे हैं और इन 100 बच्चों में से 67 बच्चे बोलते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमें अच्छा नहीं लगता, हमें दूसरा टीचर चाहिए, तो यहां से मुझे हटा दिया जाएगा और दूसरे टीचर को रख दिया जाएगा। या आप बोलते हैं कि सर इस वाले सब्जेक्ट को आप पढ़ाइए, यदि 67 मतलब
2/3 कुल सीट का 2/3 जो पास कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है? बात समझ में आ गई? सामान्य बहुमत से जब भी हटा सकती है। एग्जाम्पल दो मुझे आप। वो सब मैं समझता हूं, आप मुझे कोई आज तक ऐसा एग्जाम्पल दो इतिहास के 75 सालों में। इसका यूज होता है, सामान्य बहुमत का यूज होता है मोस्टली एक राज्य से दूसरा राज्य बनाने के लिए और किसी भी कानून को पेश करने के लिए, और इसका यूज होता है किसी कानून को पूर्ण रूप से बनाने के, अर्थात आधे से अधिक राज्यों की सहमति में भी इसका यूज होता है। डिफरेंट डिफरेंट वो डेप्थ में पहुंच जाऊंगा, फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक आ जाएगा, भटक जाएंगे रास्ते से। भटकना नहीं है, दुनिया भटक रही है, तुम तो कम से कम बचे रहो। सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, ये चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ो। देखो पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत का मतलब है कुल सीटें कितनी थी? 100 का कितना करो और 1 कर दो, इसका मतलब लिख दो 51, यानी कुल सीट का आधा प्लस 1, ये क्या होता है? पूर्ण बहुमत। सामान्य बहुमत कुल सीट का 1/4, पूर्ण विशेष बहुमत कुल सीट का 2/3, पूर्ण बहुमत आधे से 1 अधिक। और गठबंधन बहुमत कहां होता है मेरे दोस्त? जहां आपको सरकार इन दोनों बहुमत का यूज, इनका यूज कहां से होता है? कानून को बनाने के लिए। इन दोनों का यूज कहां से होता है? सरकार को बनाने के लिए। बातें क्लियर हो गई? तो गठबंधन का जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो वो अन्य पार्टियों से समझौता करके क्या कर लेती है? ये बातें क्लियर हैं? अब आगे बढ़ जाऊं तो आप लोगों को धन विधेयक और वित्त विधेयक इन दोनों के बीच अंतर पता चल गया। आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है? आगे हम स्लाइड बैक करना, गठबंधन के बारे में। कोई नहीं, अरे नहीं, मैं हूं, अरे बता। गठबंधन देखो, सामान्य बहुमत कुल सीट का 1/4, विशेष बहुमत कुल सीट का 2/3, पूर्ण बहुमत आधे से 1 अधिक। ठीक है? गठबंधन बहुमत जहां सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत ना मिल रहा हो वहां पर गठबंधन बहुमत का प्रयोग किया जाए। आगे बढ़े, चलो। आप मेरे दोस्त, यहां 2 चीजें आएंगी, एक आएगी संचित निधि, ये सुना है या नहीं? एक है आकस्मिक निधि। ये दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं। आर्टिकल 266, आर्टिकल 267, बातें क्लियर है? इन दोनों का यूज होता है जब बजट पढ़ाते हैं, दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आपके घर में आपके मम्मी पापा, अक्सर मोस्टली महिलाएं, अपने पास 1,000-500 रुपए दबा के रखती, और घर की जब कोई कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है तो उस सिचुएशन में वो पैसा दे देती है, ये मोस्टली है। तो ऐसे ही आकस्मिक निधि का मतलब क्या है और संचित निधि का मतलब क्या, दोस्त आपको ध्यान से समझना है। आकस्मिक निधि में जो पैसा होता है कहां से आएगा, कहां को जाएगा, वो सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन बेसिक चीजें समझो पहले। आकस्मिकता निधि में जो मेरे दोस्त पैसा होता है, उस पैसे का यूज किया जाता है कि अचानक से आई हुई कोई भी घटना, इमरजेंसी सुविधा 24 घंटे, समझ में आया? यदि कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, इमरजेंसी अपने पे भी हो सके और पड़ोसी पे भी हो सके, क्योंकि भारत अतिथि देवा भव, जो दूर से आते हैं उनका सम्मान करता है, जो पास में रहते हैं उनका पहले करता है। क्लियर हुआ? तो ये जो आकस्मिकता निधि है, मैं इस आकस्मिकता निधि की बात कर रहा हूं। यदि भारत अर्थात भारत एवं भारत के पड़ोसी देशों पर कोई आफत पड़ जाती है तो इस स्थिति में इस निधि से पैसा निकालकर उसकी हेल्प कर दी जाती। फॉर एग्जाम्पल, कुछ समय पहले नेपाल के काठमांडू के लांबपुंज में भूकंप आया था और देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 करोड़ रुपया दिया। तो वो कहां से दिया था? ऐसे ही यदि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, कोई भी देश, जरूरी नहीं है कोई पड़ोसी हो, कोई दूर का भी हो सके, रूस भी हो सके, अमेरिका भी हो सके, बात समझ में आ गया ना? कोई भी देश, यदि किसी भी देश पे कोई आफत पड़ी है, सडनली अचानक से
उस पर कोई त्रासदी आ गई है, लैंडस्लाइड हो गया है, भूकंप आ गया है, अचानक से बाढ़ आ गई है, अचानक कोई महामारी आ गई है जिससे उस देश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उस देश के लोगों को उस खतरे से बाहर निकालने के लिए आकस्मिकता निधि से पैसा निकाल कर वहां ट्रांसफर कर। समझ आ गया? इस निधि का मालिक होता है यो कौन है? समझ में आ गया? तो आकस्मिकता निधि का मालिक कौन होता है? बात क्लियर हो गई? अब देखो संचित, अब जो संचित निधि है, अब संचित निधि का पैसा कहां यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है? ये जितने भी भारत सरकार के पद हैं, जितने भी संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, कैग हो गया, महान्यायवादी हो गया, कहां तक बोलूं? ये जितने भी पद हैं संवैधानिक, जो भारत सरकार के संवैधानिक पद हैं, सभी का वेतनमान कौन सी निधि से दिया जाता है? और बजट में जो पैसा आता है वो कौन सी निधि से आता है? बातें क्लियर हो गई? तो आकस्मिकता निधि का मालिक कौन होता है? और संचित निधि की मैं बात करूं, कौन से आर्टिकल में है? ये कौन से आर्टिकल में है? और ये नीति जो है ये कैसी नीति है? मतलब नीति कैसी है? संवैधानिक नीति है या गैर संवैधानिक नीति है? ये बात क्लियर हो गई? जो संचित निधि है इसे संचित कोष भी कह सकते हो आप, संचित कोष। कभी कभी एग्जामिनर करता क्या है कि इनका नाम बदल कर दे देता है। तो दो तीन चीजें मतलब ऐसी हैं जो कुछ समझाना नहीं है उनको लिखो। लिखो संचित निधि, संचित निधि हो गया। संचित निधि में लिखो पैसा प्राप्त, यानी इसका स्रोत। संचित निधि में पैसा कहां से आता है? संचित निधि ऑनलाइन में लिखो भैया साथ के साथ सभी। संचित निधि पैसा प्राप्त, पैसा कहां से आता? पैसा ऋण अदायगी, ब्याज से, जो ब्याज का खाते हैं, ऋण अदायगी। नंबर 2 टैक्स, टैक्स। नंबर 3 ट्रेजरी बिल। हो गया? इसी के नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल। एक लाइन छोड़कर नीचे लिखो, एक्सप्लेन करना है। यस, ट्रेजरी बिल लिखो। नोट, संचित निधि से पैसा विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाला जाता है। संचित निधि से पैसा विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाला जाता है। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक के ब्रैकेट में डाल देना आर्टिकल 117, 117। संचित निधि से पैसा विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाला जाता है। वन सेवन। आकस्मिकता निधि के नीचे लिखो आर्टिकल 267। हो गया? यूज देखो, यूज आकस्मिकता निधि 267 यूज आपातकालीन घटनाएं, आपातकाल में। देखो मालिक राष्ट्रपति बट यूज भारत सरकार। मालिक कौन होता है? राष्ट्रपति बट यूज भारत सरकार, बट यूज भारत सरकार। चीजें क्लियर हो गई? आगे बढ़ें? पक्का? अब आप लोगों को समझना है, मैंने बहुत बार आपके एग्जाम में देखा कि राजस्व घाटा, राजस्व व्यय, पूंजीगत घाटा, पूंजीगत प्राप्तियां, तो इस तरीके की चीजें आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। वो पूछता है कि राजस्व घाटा क्या है। ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दे देगा, उसके बारे में आपको बताना है। या पूछेगा कि राजस्व घाटे से बजट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये चीजें समझनी है। सबसे पहले तो राजस्व बजट की मैं बात कर रहा हूं, बजट हम पढ़ा रहे हैं, इसमें एक बजट हम लिख रहे हैं राजस्व बजट। ये बातें क्लियर होगी? साथ के साथ आप लिखते चलो। और राजस्व बजट में एक शब्द है राजस्व। जो ये मेरे दोस्त राजस्व है,
अब आपको ये पता होना चाहिए जो राजस्व है, राजस्व कैसे प्राप्त होता है और कैसे इसको हम खर्च करते हैं। तो राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्ति, ये मैं इकोनॉमिक्स के शब्द ले रहा हूं, वो ऐसे ही शब्द आएंगे। तो राजस्व प्राप्ति का मतलब है कि जो राजस्व आता है, जो पैसा आता है, वो पैसा कहां कहां से आता है। ये चीजें क्लियर हो गया। अब राजस्व प्राप्ति पता चल गया तो राजस्व व्यय साथ के साथ लिखते चलना। राजस्व प्राप्ति पता होना चाहिए, राजस्व व्यय पता होना चाहिए। देखो जब खर्च करना होता है तो खर्च करने के लिए हम योजनागत तरीके से भी खर्च करते हैं। योजना बना लेते हैं, इस साल में मेरा इतना पैसा आएगा, इस साल के लास्ट में मुझे इतना पैसा, योजना बना रखी है, बहन की शादी को देना है, इस साल में इतना पैसा आएगा तो मुझे BMW लेनी है। मतलब सब लोगों की योजनाएं होती हैं। तो कुछ पैसा तो जो राजस्व व्यय है, इसके दो तरीके से हम लोग खर्च कर सकते हैं। एक तो योजनागत, योजनागत, एक होता है गैर योजनागत, गैर योजनागत। ये बातें क्लियर हो गई। एक तो योजनागत व्यय होता है और एक क्या होता है, गैर योजनागत व्यय होता है। अब दोस्त आपको समझना है कि योजनागत व्यय कौन से होते हैं। जो भारत सरकार योजनाएं चलाता है, जैसे प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उज्ज्वला योजना, जननी सुरक्षा योजना, जनश्री योजना, उजाला योजना, मिशन इंद्रधनुष। अर्थात भारत सरकार द्वारा चलाई गई पॉलिसी, भारत सरकार जो नीतियां चलाता है, भारत सरकार जो योजनाएं चलाता है, एक तो पैसा खर्च होता है उसमें। ये बातें क्लियर होगी। ऑनलाइन में साथ के साथ मुझे बताते रहो, यस लिखते रहो भैया यदि समझ आ रहा है। तो योजनागत व्यय, तो ये तो राजस्व व्यय में एक तो योजनागत व्यय होता है, इसमें भी आपको व्यय लिखना है। एक योजनागत व्यय होता है, एक गैर योजनागत व्यय हो जाता है। गैर योजनागत व्यय में कभी कभी हम लोगों को सोचते नहीं है कि हमें देना है, लेकिन कुछ खर्च ऐसे हो जाते हैं जो गैर योजनागत व्यय करने पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत के किसी राज्य में अचानक से यदि बाढ़ आ जाती है किसी वर्ष, तो भारत सरकार किसानों को ऋण अदा कर देती है, मतलब ऋण माफ कर देती है और ऋण भी देती है। और उनको मैं बात कर रहा हूं, किसानों का जो ऋण है उसको जो पहले देती है उसके अपेक्षा बढ़ा देती है, अनुदान भी देती है, सब्सिडी भी देती है, वृद्धा पेंशन भी देती है। चीजें क्लियर है। तो मतलब ये योजना में नहीं था, लेकिन यदि उसके लिए भी, यस यस, ये चीजें क्लियर हैं। देखो योजनागत व्यय का मतलब क्या है, जो सरकार योजनाओं पे पैसे खर्च करती है। और गैर योजनागत व्यय क्या है, क्या सुरक्षा के ऊपर कितना पैसा खर्च करना हमको पता है? नहीं पता है। आज पाकिस्तान हम पे आक्रमण कर देता है, आज चाइना हम पे आक्रमण कर देता है, तो आप मुझे बस एक बात ये बता दो कि हम क्या ये सोचेंगे कि उसने हमें इतना पैसा खर्च करना, पता नहीं कितने पैसे का कितना गोला बारूद कहां से लेंगे, कितने पैसे की मिसाइलें कहां से लेंगे, नहीं पता ना। फिर वो सारी चीजें उसमें बाद में ऐड होगी। ये बातें क्लियर है। मैं एक एक समझो। योजनागत व्यय का मतलब क्या है, योजना पहले से बनी हुई है, उन योजनाओं पे बजट में हमने दिया प्रधानमंत्री जनधन योजना पे इतना खर्च करना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पे इतना खर्च करना। चीजें क्लियर हैं। और गैर योजनागत व्यय में क्या होता है, हमें पता नहीं होता है कि कितना खर्च करना होता है, यानी हो जाता है। तो लिखो कहाँ, चार पांच चीजें लिखो ऑनलाइन में साथ साथ। गैर योजनागत व्यय के नीचे लिखो ब्याज अदायगी, ब्याज, गैर योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय के नीचे लिखो ब्याज अदायगी, सुरक्षा, रक्षा, सुरक्षा, रक्षा, सब्सिडी, सुरक्षा, रक्षा, सब्सिडी, ब्याज अदायगी, सुरक्षा, रक्षा, सब्सिडी, किसानों को ऋण, राज्यों को अनुदान, किसानों को ऋण, राज्यों को
अनुदान, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी, राज्यों को अनुदान, राज्यों को अनुदान, बेरोजगारी भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन। अच्छा बेटा, रक्षा और सुरक्षा, एक तो अपनी जो होती है वो आत्मरक्षा होती है और बॉर्डर की जो होती है वो सुरक्षा होती है। आगे बढ़े। अब ये जो गैर योजनागत जो व्यय होते हैं, अब हमें ये पता होना चाहिए सर, सरकार गैर योजनागत व्यय क्यों करती है? कहीं कोई आपदा आ गई, लोग मर गए, गिर गए, उससे सरकार का क्या फायदा हो रहा? सरकार उन्हें पैसे दे रही, तो उसका मतलब क्या है? वो सरकार ऐसा क्यों देती है, उसका आधार क्या है? तो सरकार ये चाहती है कि विकासात्मक और गैर विकासात्मक, एक तो विकासात्मक, सरकार जो पैसा देती है विकासात्मक, सरकार इसलिए पैसा देती है कि अधिक से अधिक लोगों का विकास हो सके, और कुछ पैसा ऐसा भी होता है कि गैर विकासात्मक। क्यों? विकास हो या ना हो, विकास तो होता रहेगा, जान बचानी बहुत जरूरी है। विकास तो फ्यूचर में हो जाएगा, जान है तो जहान है। ये चीजें क्लियर हैं? तो विकासात्मक भी हो सकता है और वो कैसा हो सकता है, गैर विकासात्मक भी हो सकता है। ये बातें क्लियर हैं? अब राजस्व देखो, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। अब राजस्व प्राप्तियां आपको पता चल गया, आगे बढ़े। अब राजस्व जब प्राप्ति आपको पता चल गया, सॉरी राजस्व व्यय, अब ये राजस्व प्राप्तियों की मैं बात कर रहा हूं। अब जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो कितने तरीके से होती है और कितने प्रकार से होती है? एक तो होता है कर राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व प्राप्ति। आपको पता होगा ये जितने भी नौकरी पे होते हैं इनका सबका टैक्स, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं इनका सबका टैक्स जाता है। ये चीजें क्लियर हैं? और जितने भी किसान होते हैं इन सबका टैक्स जाता है। और जितने भी तुम घरों में रह रहे हो सबका टैक्स आता है। आपने सुना होगा हाउस टैक्स, तो सबका टैक्स आता है। इसका मतलब क्या है? राजस्व प्राप्तियां भारत सरकार के पास जो पैसा आता है वो कहां से आता है? एक तो कर राजस्व प्राप्तियां, एक तो करों से आता है, एक आता है गैर कर राजस्व प्राप्तियां। एक तो कर से पैसा आ जाएगा, एक गैर कर राजस्व प्राप्तियों से पैसा आता है। और गैर कर राजस्व प्राप्तियों से पैसा कैसा आएगा? तो सरकार के कुछ उपक्रम चले होते हैं। सरकार के कुछ उपक्रम का मतलब है सरकार की कुछ आप ये बोल सकते हैं कि कंपनियां, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप लोग। सरकार के कुछ उपक्रम होते हैं जो गैर राजस्व प्राप्तियों के अंदर आते हैं, तो गैर राजस्व प्राप्ति में वहां से आता है। तो ये चीजें क्लियर है? देखो, राजस्व जो बजट है, राजस्व बजट के अंदर जो राजस्व है, राजस्व को राजस्व प्राप्तियां, यानी राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, व्यय कैसे करते हैं, प्राप्ति कैसे होती है, प्राप्ति कितने प्रकार की है, क्लियर? अब इसके नीचे लिखो कर राजस्व प्राप्ति, दो पार्ट में करो इसको, और कर राजस्व प्राप्ति में लिखो, ऑनलाइन में लिखो भैया। कर राजस्व प्राप्ति, देखो सरकार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से, सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से, सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से, हो गया। अब गैर कर राजस्व प्राप्तियों के नीचे आओ, सरकारी उपक्रमों से होने वाला लाभ, गैर कर राजस्व प्राप्ति के नीचे आओ, सरकारी उपक्रमों से होने वाला लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। पूजा जी पढ़ने पे ध्यान दो बेटा, कमेंट मत करो सर, रिपीट कर दो। ओके, कर राजस्व प्राप्तियों में लिखो आप लोग सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से, हो गया। सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से, आयशा जी हो गया सर, रिपीट कर दीजिए। सरकार के कर राजस्व प्राप्तियों में सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से। अब गैर करों में लिखो, गैर कर में लिखो सरकारी उपक्रमों से होने वाला लाभांश,
सरकारी उपक्रमों से होने वाला लाभांश हो गया। अब इसके नीचे 2-3 चीजें लिखो, टकसाल, बैंकिंग, रेलवे, सरकारी लाभांशों से होने वाला लाभ हो गया। अब सरकारी 2-4 डिपार्टमेंट बता दो कौन कौन से, वो बता रहा हूं। लिखो, टकसाल, बैंकिंग, रेलवे, डाक, ये भारत सरकार की हैं। सरकार, सरकार में क्या क्या आएगा? टकसाल, बैंकिंग, रेलवे, डाक। और लिखो बीएसएनएल, बीएसएनएल के सिम आते हैं ना, ये भी भारत सरकार का है, बीएसएनएल। फिर लिखो आर्थिक दंड, कोर्ट यदि आर्थिक दंड देता है ना, क्यों मुस्कुरा रहे हो? लिखो आर्थिक, अच्छा अच्छा थैंक यू, आर्थिक दंड हो गया। नेक्स्ट, उपहार, भारत सरकार को बहुत सारे उपहार मिलते हैं। उपहार, दान, भारत सरकार को बहुत सारा दान मिलता है। अनुदान, दान, अनुदान, लावारिस संपत्ति, लावारिस जिसका वो कोई वारिस नहीं होता उसकी सरकार। दान, अनुदान, उपहार, लावारिस संपत्ति, एवं अफीम, एवं अफीम। ये चीज क्लियर होगी? आगे बढ़ें, पक्का बढ़ जाएं आगे। नहीं, सब पे अलग अलग होता है। जब टैक्स कभी मैं पढ़ाऊंगा तो सब पे अलग अलग होता है, लेकिन टैक्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने एनालिसिस किया है, टैक्स से आपका अभी तक कोई क्वेश्चन है नहीं, बट बेसिक उसकी अप्रोच में फिर भी आपको बता दूंगा। आगे बढ़े, देखो अब समझ, टाइम हो गया अभी है, मे भी हो जाए, है ना, क्योंकि 3-4 चीजें ग्राफ बनाना वो समझना आपको। आप लोग इस ग्राफ को बड़े बारीकी से देखना मेरे दोस्त, जिसके इस तरीके की चीजें समझ में आ जाती है तो समझो वो इकोनॉमिक्स को अच्छे से कर सकता है। ये मेरे दोस्त का है टैक्स, ऊपर को जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? टैक्स की दर। और मेरे दोस्त ये है इनकम, ये इधर जा रही है तो ये क्या हो रही है? ये बातें क्लियर हो गई? ये ऊपर जा रहा है निशान तो इसका मतलब है टैक्स, और ये इधर जा रहा है तो इसका मतलब है आय, यानी इनकम। आप कहां देख रहे हो भैया? इधर देखो, है ना, सम्मान करता हूं आपका, इधर देखो, इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा। टैक्स ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो इनकम बढ़ रहा है। मैंने एक ये ग्राफ खींच दिया बाबूजी, इस ग्राफ से टैक्स और आय पे क्या प्रभाव पड़ रहा? ये, ये तो ये आय का है, ये इधर को जा रहा आय, इधर को जा रहा टैक्स। अब यो एक तीर इधर को जा रहा, इससे आय और टैक्स पे क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, ध्यान दो, कोई नहीं। देखो जब ये ऐसे जा रहा है इसका मतलब है कि ये ऊपर को भी जा रहा है और ये ऐसे भी जा रहा है, ये लंबवत भी जा रहा है और ऊपर, मतलब समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूं? ऑनलाइन में समझ आ रहा है भैया? प्लीज समझ आ रहा तो यस लिखो। ये आपके ग्राफ पूछा गया है, तभी मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूं। इसमें टैक्स भी बढ़ रहा है, यानी एक ऐसी रेखा जिसमें टैक्स और आय दोनों को दर्शाती है, एक ऐसी रेखा जो टैक्स और आय दोनों को दर्शाती है, या एक ऐसी रेखा जो टैक्स और आय दोनों बढ़ती हैं, वो क्या कहलाती है? ये आपको पता होना चाहिए, वो कहलाती है प्रगतिशील। ये प्रगति पर है, प्रगतिशील का मतलब है प्रगति पर है। टैक्स बढ़ रहा है तो आय भी बढ़ रही है, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, इधर आय भी बढ़ रही, आय आई तो टैक्स दे रहे, फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये चीजें क्लियर आ गई ना? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, तो एक दोस्त मेरे यहां से ऐसे जा रहा है, ध्यान देना, जब ये यहां से यहां जा रहा है
तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, यहां टैक्स आय घट रहा है, टैक्स घट रहा है, आय बढ़ रहा है, इसको बोला जाता है प्रतिगामी, प्रतिगामी। बात समझ में आ गया? इसको क्या बोला जाता है? कहते ना इकोनॉमिक्स समझ में नहीं, लेकिन बस रिपीट करते चलना, प्लीज रिपीट करते चलना। अब समझो क्वेश्चन कैसे आएगा, प्लीज लुक टूवर माई फेस, प्लीज बाबूजी ना। क्वेश्चन है, वह रेखा जो टैक्स की वृद्धि और आय की वृद्धि को दर्शाती है क्या कहलाती है? प्रतिगामी, प्रतिगामी, प्रगतिशील, स्थिर या अनुपातिक, क्या कहलाती है? क्लियर हो गया? अब डाउट तो नहीं है? अब वो इस तरीके की फिगर भी बना के दे सकता है, वो ये पूछ सकता है कि ये रेखा किसको दर्शाती है, प्रगतिशील, प्रतिगामी, अनुपातिक या स्थिरता। बात समझ में आ गई? कहते कि इकोनॉमिक्स के ग्राफ समझ नहीं है, एक एक ग्राफ समझ में आएगा। ये चीज क्लियर है? अब प्रतिगामी, प्रगतिशील किस बात को दर्शा रही है, प्रतिगामी किस बात को दर्शा रही है, ये चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ सकता हूं। अब हम एक चीज और ले लेते, यहां से एक ऐसे चलते हैं और ऐसे चली जाती, एक रेखा है जिसको तुमने अभी अभी देखा है, ठीक है? एक रेखा यहां से जाई और वो ऐसे हो गई, इसका मतलब क्या है? गुड, ये अप्रोच रखनी है। टैक्स यहां स्थिर हो गया और आय बढ़ गई, और ऐसी रेखा को क्या कहा जाता है? तो अनुपातिक। बात समझ में आ गई? बुक से समझ नहीं आती इकोनॉमिक्स, आप समझाते हो तो अच्छी समझ आ जाती है। बहुत बहुत खुशबू जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलो समझो, आप लोग कमेंट्स मत करो, समझो प्लीज, क्वेश्चंस पे कमेंट क्या करो बेटा, ध्यान दो। तो ये मैं आपके सामने, ये एक पॉइंट क्या है, एक वो रेखा जो आय में वृद्धि को दर्शाती है और टैक्स में वृद्धि को दर्शाती है क्या कहलाती है? एक वह रेखा जो आय में वृद्धि को दर्शाती है, टैक्स की कमी को दर्शाती है क्या कहलाती है? एक वह रेखा जो आय की वृद्धि को दर्शाती है और टैक्स की स्थिरता को दर्शाती है तो क्या कहलाती है? ये बात आपके समझ में आ गई? अब मुझे लिखवाने की जरूरत तो नहीं है इसमें, इसलिए इकोनॉमिक्स लिखने का सब्जेक्ट नहीं है, कुछ ही चीजें हैं जो लिखी जाएंगी। जैसे बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ, तो इस तरीके की चीजें हैं जो लिखवाई जाएंगी, जो आपको याद करना है। बाकी इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस एग्जाम में 90% आते हैं वो लिखवाने वाले नहीं होते, वो समझने की अप्रोच के होते। अब ये मैंने आपको 3 ग्राफ थे, ये 3 ग्राफ थे, इनको मैं ऐसे बना था, एक ग्राफ तो ये बनता है, बुकों में आपको इस तरीके से ग्राफ बने हुए नजर आएंगे, एक ग्राफ में आपको इस तरीके से बनाता, चीजें क्लियर हैं? फिर एक ग्राफ में आपको इस तरीके से बनाता, टैक्स और इनकम, टैक्स और इनकम, ये क्या होगा, टैक्स और इनकम। और एक मैं बात कर रहा हूं, एक ग्राफ में इस तरीके से बना। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, और बुक वाला इस तरीके से वो ये नहीं बताएगा, ये प्रतिगामी प्रगतिशील नाम लिख देगा, किस चीज को दर्शा रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपकी दृष्टि बिल्कुल कान सुनने पे होनी चाहिए और दृष्टि आपकी स्मार्ट बोर्ड पे होनी चाहिए, एक एक चीज समझ में आएगी, मुझे अपना आप पे इतना भरोसा है, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। चीजें क्लियर हैं कि प्रगति क्या होता है, या प्रगतिशील क्या होता है, अनुपातिक क्या होता है, प्रतिगामी क्या होता है। आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे क्लास अवर होने वाली है, तो ये चीजें क्या बेटा, प्रतिगामी बता, देखो प्रतिगामी ये है, बताना कुछ नहीं है, आपको समझना है। ये टैक्स है,
बेटा यहाँ जो टैक्स है वो कैसा है, टैक्स यही है, ये है टैक्स। क्या टैक्स बढ़ रहा बाबू, क्या घट रहा? क्योंकि यही है टैक्स, इतना देना ही देना। क्या टैक्स बढ़ रहा, क्या टैक्स घट रहा? नहीं ना। अब बेटा आप इधर को बढ़ाओ, जब हम इधर को चल रहे हैं तो आपकी इनकम बढ़ रही है घटे? देखो बेटा, यहाँ इनकम आपकी 20, यहाँ 40, यहाँ 60, यहाँ 80, यहाँ 100, यहाँ 120, यहाँ 120, यहाँ 140, इस तरीके का हो गया। यहाँ टैक्स 100, 200, 300, 400 और ये 500। बेटा आप उधर को जा रहे हो तो क्या ये चीजें बढ़ती जा रही है या नहीं? आप यहां स्थिर हो या नहीं? टैक्स आपका स्थिर है, आपको 500 ही देना है और आय आपकी बढ़ती जा रही है, मजे आ रहे, पैसा बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ नहीं रहा है। क्लियर हो गया? यानी यहां टैक्स आपका स्थिर है। चीजें क्लियर? यहां आपका जो टैक्स है वो क्या है, स्थिर है, आय बढ़ रही है। यहां देखो जैसे आप ऊपर की ओर चल रहे हो, यहां से मैं ऊपर को जा रहा हूं, लेकिन यदि मैं ऐसे खींचूं तो यहां टैक्स कितना दिया होगा मैंने, 200, और यहां कितना दिया होगा, और यहाँ यहाँ 20 थी, यहाँ कितनी हो गई, और यहाँ इतना कितना हो गया, यहाँ इस तरीके से। ये चीजें क्लियर आ रही है नहीं? आपको बुकों में इस तरीके से बने हुए मिलता है और दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। ये कॉपी है बुक का, बुक में ऐसे मिलेगा, लेकिन इन्हें हमें समझने की जरूरत क्या, जब हमें पता चल गया इधर को जा रहे हैं उधर को जा रहे हैं, तो क्यों इतनी रेखा खींचे जिसको देखा ही ना जाए? तो एक दो रेखा खींचो जो आसानी से देख भी सकते हो आप लोग। क्लियर हो गया ना? तो यहां इस रेखा का मतलब आय बढ़ना, टैक्स स्थिर। इस रेखा का मतलब टैक्स के साथ साथ आय भी बढ़ रही है, मुझे दिक्कत ही नहीं है। टैक्स सरकार मुझ पे बढ़ा दिया तो आय भी मेरी बढ़ रही है, तो फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर हो गया? यहां तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, टैक्स मेरा स्थिर है, आय बढ़ती जा रही है, मजे आ रहे हैं। यहां क्या दिक्कत है, देखो आनुपातिक में जब हम ऊपर चले तो यहां क्या हुआ, टैक्स स्थिर हो जाती है और आय एक, ये कंपनी का है, ये सरकार में ऐसा, कंपनियों में ऐसा चलता रहता है, कभी टैक्स बढ़ जाता है, आय घट जाती है, आय घट जाती है, टैक्स बढ़ जाता है, कभी टैक्स स्थिर हो जाता है, कभी आय स्थिर हो जाती है, कभी आय लॉस में चली जाती है। तो पूरा जो डेटा है वो इस तरीके से समझाया जाता है। बातें क्लियर होगी? आगे चलें। बिल्कुल। एक क्वेश्चन आया कि आय बढ़ जाए और टैक्स घट कम हो जाए तो अवकर्मिक, क्या हुआ, दिख रहा नहीं? नहीं आएगा। मैं देखो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ना, जिस चीज को बोल दिया ना नहीं आएगा, आप एग्जाम तो दोगे फ्यूचर में, ऐसा तो नहीं नहीं दोगे, क्योंकि मुझे इतना अनुभव है कि कहाँ से क्वेश्चन उठना है कहाँ से नहीं उठना, और जहां से क्वेश्चन उठना है जबरदस्ती मार के पीट के प्यार करके आपको वे क्वेश्चंस में करा ही दूंगा, वो चाहे तन मन धन कैसे ही कराने हो। आपको मैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने उन क्वेश्चंस पे प्रेशर दे दे के, बेइज्जती करके, इज्जत बना के कैसे ही करने हो, वो काम मेरा है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। तो इस तरीके से अब आपका यहां थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर कर रहा हूं। अब हम बजट पे हमने क्या पढ़ा वो क्लियर नहीं, वो तो आपको पता चल गया। इससे अलग आप भारत सरकार के बजट होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बजट होते हैं, जैसे रेल बजट, आम बजट, आंतरिक बजट, महिला बजट, जेंडर बजट, पढ़े हैं ना? तो इस तरीके से भारत के अंदर प्रेजेंट में 15-16 तरीके के बजट पेश होते हैं। ठीक है? अब इन 15-16 जो बजट हैं आपको पढ़ के आना है। पॉसिबल, कल मेरी क्लास है, पॉसिबिलिटी नहीं है, कल क्लास है मेरी 100%, आप लोगों को पढ़ के आना है, क्योंकि ये जो बजट हैं, जैसे महिला बजट हो गया, जेंडर बजट हो गया, तो यहां से आपके मेंस में क्वेश्चंस, यहाँ से आपके मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। जब महिलाओं से संबंधित बजट में चर्चा होती है उसके लिए स्पेशल बजट की मांग होती है, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस चलेंगे, तो यहाँ से संबंधित आप लोगों को कुछ पढ़ के आना, प्लस थोड़ा सा बजट पढ़ के आना। अभी बेसिक से एक चीज बची है, ये सपोज दैट मान लीजिए रुपया, ठीक है? अब 1 रुपया ये है, क्लियर हो गया? ये रुपये का मतलब एक ही लो भैया, 1 रुपया।
बातें क्लियर? अब जो ये रुपये पे आपको समझा रहा हूं, चलता है अरबों में, खरबों में। क्लियर हो गया? बजट अरबों खरबों का होता है। आपका मैथ इतना कमजोर है, मैं 1000 पे समझाने लगू तो नहीं आएगा, तो 1 पे ही समझ लो। क्लियर है? तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये तो पता होगा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? पक्का? क्लियर? आगे बढ़ूं? तो मेरे दोस्त आपको यहां ये पता होना चाहिए, इस तरीके का जब बजट पेश होता है तो इस तरीके के खाने से बने हुए होते हैं। कहीं लिखा होता 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 18 पैसे, 36 पैसे, 31 पर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ होता। समझ आ रहा ऑनलाइन में? सर बेस्ट समझा रहे हैं आपने, थैंक यू भैया। तरुणा जी थैंक। ये चीजें क्लियर हैं? ये जो अरबों रुपए का बजट होता है तो वो इस तरीके से आता है, 1 रुपए पे समझाया जाता है। अब जैसे ये पैसा आया, क्लियर होगी? आर यू पैसा गया एक डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। आगे चलो, पैसा आया। पैसा आपको पता है कि टैक्स से आता है। टैक्स में प्रत्यक्ष टैक्स भी होता है, अप्रत्यक्ष टैक्स भी होता है। सरकार को अनुदान से भी मिलता है, सब्सिडी से भी मिलता है, उपहार में भी मिलता है। बात क्लियर होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब कहीं जाते हैं तो पता चलता है, पता नहीं उनको क्या क्या मिल जाता है। क्लियर है ना? तो अब जो ये पैसा आया, प्रत्यक्ष टैक्स से कितने परसेंट आया, यहां से कितने परसेंट आया, यहां से कितने परसेंट आया, अनुदान से कितना आया, सब्सिडी से कितना आया, ट्रेजरी बिल से कितना आया, टैक्स से कितना आया। तो ये आपके एग्जाम में जब आप एग्जाम दोगे उसके आसपास में जो बजट पेश हुआ होगा ये उससे संबंधित, ये जब भी आएगा तो ये करंटली ही आएगा। आप पिछले साल के बजट का सोचने चलो कि 2025 में आपको एग्जाम देना, सर ने पढ़ा दिया बजट तो हमारा तैयार है, 20 पैसा यहां से फलाना सब तैयार कर रखा। नहीं, आपको ये हमेशा करंटली तैयार करना है। इसीलिए आपको जिसका एग्जाम नजदीक में हो, फरवरी से पहले पहले एग्जाम हो तो 2024 का बजट तैयार करना, जिसका फरवरी के बाद हो तो 24 का बजट तैयार मत करना, पढ़ना ही मत। इतना समझ लेना कि पैसा कैसे कैसे आता है, और जैसे आता है ऐसे ही चला जाता है। यो चला गया, ओके। यहाँ प्रधानमंत्री जनधन योजना को कितना गया, उज्ज्वला योजना को कितना गया, बीमा योजना को कितना गया, रक्षा पे कितना गया, विदेश में कितना गया, डिफेंस पे कितना गया। क्लियर हो गया? वो सब कुछ लिखा हुआ होता है और सब 1 रुपए पे दर्शाए। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जितना समझ आए ठीक है, और बाकी ये सारी चीजें मैं कल के लिए। आपको इकोनॉमिक्स के जिसको नहीं मिले आप लोग नोट्स ले लेना, जिसको हार्ड कॉपी में मिलते हैं, मुझे नहीं पता किसको हार्ड में मिलते हैं, जिसको हार्ड कॉपी में मिलते हैं वो यहाँ से ले लेना, और बाकी आप लोगों को जिसको सॉफ्ट कॉपी में मिलते हैं वो आप पे मैं डलवा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन ना लीजिए, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सब सब्जेक्ट की टेंशन ना लीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई क्वेश्चंस? किसी का क्वेश्चंस है? यस, क्या चीज? एक क्वेश्चन है कि जो बजट पेश होता है, कि जो थैला होता है उसका कलर रेड ही क्यों होता है? जो रेड होता है वो प्रगति का प्रतीक होता है, और वो खतरे का भी प्रतीक होता है। प्रगति और खतरे दोनों को दर्शाया जाता है। प्लस जो रेड है ना, वो कहते हैं ना कि परंपरा, परंपरागत है, वो चला आ रहा है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमने एडॉप्ट की है ब्रिटिश से, ये ब्रिटिश परंपरा है। ऑफ कर दीजिए मैम। कोई क्वेश्चन आपका?